नई चेयरवुमन को कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए जब हम नीचे खड़े होते हैं, तभी एक कॉलेगु मजाक में मुझसे कहता है, सुना है नई चेयरवुमन की फिगर कमाल की है, पता नहीं उसका नेचर भी उतना ही सॉफ्ट और जेंटल है या नहीं। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ, तभी मेरी नजर एलिवेटर से बाहर निकलने वाली उस वुमन पर पड़ती है जो सबके बीच सेंटर पोजीशन में खड़ी होती है, जिसे देखते ही मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। ये वही कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कंपनी की नई चेयरवुमन कोई और नहीं बल्कि मेरी 4 साल पहले की एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है, जिस पर वह सीधे चेयरमैन ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और हम तीनों एक दूसरे को देखते हुए मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ते हैं। शु आनन लंबी, एलिगेंट और बेहद नोबल दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि इस वुमन का एक ऐसा साइड भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं शु आनन हूं। आज से मैं शेनन ग्रुप की जनरल मैनेजर पोजीशन संभाल रही हूं। आगे हम सब साथ काम करेंगे। मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, कोई भी जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। जी शु जनरल मैनेजर, सब अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम पहले। हेलो शु जनरल मैनेजर, मेरा नाम चियो चेन है। मेरा डेली वर्क चेयरमैन के पूरे शेड्यूल को मैनेज करना है, जिसमें बिजनेस ट्रिप्स भी शामिल हैं। हेलो शु जनरल मैनेजर, मैं फेंग जेंग हूँ। आधा घंटा बाद हम तीनों चेयरमैन ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जबकि मैं पूरी तरह खोया हुआ सा दिखाई देता हूँ। ये जुनहाओ मुझे कई बार आवाज देता है, तब जाकर मैं होश में आता हूँ। ब्रोदर चेन, कब से बुला रहा हूँ, क्या सोच रहे हो? ब्रोदर चेन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अभी तुम लोग क्या कह रहे थे? जिस पर वे दोनों हंसते हुए कहते हैं, हम कह रहे थे कि मिस शु कितनी खूबसूरत है, इतनी परफेक्ट फिगर है कि मॉडल नहीं बनी तो बेकार गया। और वो फेस सच में जीरो फ्लोज वाला है। पता नहीं रियल लाइफ में उसका नेचर भी उतना क्लिंजी होगा या नहीं। जिस पर मेरे मुंह से तुरंत निकल जाता है, क्लिंजी नहीं बल्कि हद से ज्यादा ऑब्सेसिव है। ब्रदर चेन, क्या कहा तुमने? ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। इसके बाद चेयरमैन ऑफिस के अंदर शु अनन का फोन बजता है। वह कॉल रिसीव करती है। अनन, तुम वापस देश आ गई? हाँ। क्या मैं वापस नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम शेनन ग्रुप में क्यों गई? तुम्हें पता है क्वियो चेन भी वहीं काम करता है? जिस पर शुआनन ठंडे स्वर में कहती है, मुझे नहीं पता ये नाम किसका है, बस जिद करती रहो। अगर नहीं जानती तो अपनी शोल्डर के पीछे बने लिली फ्लावर और लिटिल लैम्प टैटू की एक्सप्लेनेशन दो। मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं कॉल रख रही हूँ। असल में लिली फ्लावर चियो चेन का फेवरेट फ्लावर था और लिटिल लैम्प इसलिए क्योंकि चियो चेन की जोडियक साइन एरीज थी। उधर अपने ऑफिस में मैं टेबल पर सिर टिकाकर खोया बैठा रहता हूँ। शुआनन, बहुत समय हो गया, पूरे 4 साल। शायद अब उसका बॉयफ्रेंड होगा। नहीं, शायद शादी भी हो चुकी होगी। ब्रोदर चेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, कल रात देर तक जागा था, थोड़ा टायर्ड हूँ। मुझे ढूंढने आए थे किसी काम से? जिस पर वे बताते हैं, एचआर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, अभी सूटेबल असिस्टेंट नहीं मिला, इसलिए हम तीनों में से किसी एक को टेम्परेरी असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। सैलरी भी बढ़ेगी, तो फिर तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फेंगजेंग को जरूरत है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड इन दिनों शादी के लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं। ब्रोदर चेन, कैपेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो तुम सबसे सूटेबल हो। पुराने बॉस की नजर में तो तुम पहले से ही आधे असिस्टेंट थे। शू जनरल मैनेजर थोड़ी स्केरी लगती है, मुझे डर लगता है। जिस पर सीढ़ियों से नीचे उतर रही शू अनन अचानक रुक जाती है। क्या चियोचेन मुझसे डरता है? इतनी भी क्या डरावनी हूं मैं? हालांकि मैं थोड़ी कोल्ड दिखती हूं, लेकिन इतनी भी नहीं। और फिर मैं इतनी ब्यूटीफुल भी हूं। पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड जब इस फ्लॉलेस फेस को देखता होगा तो खुद को रोक पाता होगा या नहीं। उधर मेरे मुंह में अचानक पानी चला जाता है और मैं खांसने लगता हूँ। ब्रोदर चेन, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड क्या शायद हस्बैंड होगा? आखिर 4 साल पहले उसका फियांस भी तो था। इतना समय बीत गया, शादी तो हो ही गई होगी, और मैंने खुद उसे उस आदमी के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। जिस पर फेंक जिंग अचानक मेरा मुंह बंद कर देता है। ब्रदर चेन, ये देखो, एचआर मैनेजर ने मैसेज भेजा है। पता चला शु जनरल मैनेजर भी कॉमर्स यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन उन्होंने फाइनेंस मेजर किया था। उनका लुक देखकर तो लगता है कि वो यूनिवर्सिटी ब्यूटी रही होंगी। तुम भी उसी यूनिवर्सिटी से थे, क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, तुम खुद कह रहे हो यूनिवर्सिटी ब्यूटी, और मेरा चेहरा देखो, इतना ऑर्डिनरी आदमी यूनिवर्सिटी ब्यूटी तक कैसे पहुंच सकता है? ऑर्डिनरी? दोनों एक साथ चिल्ला उठते हैं। ब्रोदर चेन, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा फेस ऑर्डिनरी है? अभी आधा महीना भी नहीं हुआ और हमें तुम्हारे लिए कितने लव लंच बॉक्सेस हैंडल करने पड़े हैं। ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें खाना खरीदना नहीं पड़ता। धन्यवाद भाई, वेलकम। कुछ देर बाद सब अचानक खड़े हो जाते हैं, जिस पर मैं स्टेयरकेस के पास खड़ी उस वुमन को देखकर घबरा जाता हूँ। वो यहाँ क्यों है? कब से खड़ी है? हेलो एक्सू जनरल मैनेजर, आप खुद नीचे कैसे आ गई? कोई इंस्ट्रक्शन होता तो इंटरकॉम पर बता देती। मैं असिस्टेंट डिपार्टमेंट देखने आई थी। शू अनंत चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उसका एक्सप्रेशन पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है। एचआर ने शायद सबको बता दिया होगा। मुझे एक टेम्परेरी असिस्टेंट चाहिए। तुम तीनों की फाइल्स और पिछले 2 साल का वर्क रिकॉर्ड मैं देख चुकी हूँ। ये जुनहाओ, तुम्हारा काम क्लाइंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तुम अपना काम चियो चेन को हैंडओवर कर दो। शेड्यूल मैनेज करने के अलावा चियो चेन जो बाकी काम कर रहा है वो अब तुम संभालोगे। कल से चियो चेन टेम्परेरी जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन संभालेगा। ये जुनहाओ सिर हिला देता है। फेंग जेंग को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, शु जनरल मैनेजर, मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ। पहले जुनहाओ असिस्टेंट डिपार्टमेंट के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट करता था, वो मुझसे ज्यादा फिट है। जिस पर शिव अनन मेरी तरफ देखती है और ठंडे स्वर में पूछती है, चेयरमैन तुम हो या मैं?
यह कहकर वह 2 सेकंड तक मुझे घूरती है और फिर एलिवेटर में चली जाती है। पागल वुमन, चेयरमैन होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मैं जाना ही नहीं चाहता। हे भगवान, अब क्या करूं? ब्रदर चेन, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फांसी पर चढ़ने जा रहे हो? इतनी अच्छी सैलरी, प्रमोशन और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फिर भी खुश नहीं हो? मैं खुश नहीं हूं, मैं जाना ही नहीं चाहता। जुनहाओ, फेंक जिंग, जल्दी कोई तरीका सोचो। वो चेयरमैन है, हम क्या कर सकते हैं? रिलैक्स, शायद शो जनरल मैनेजर उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, पुराने बॉस से तो बेहतर ही होगी। ऊपर जाओगे तो मजे करोगे। 1 घंटे बाद मैं चेयरमैन ऑफिस पहुंचता हूं। हालांकि मैं पहले से जानता हूं कि अब मेरे और उसके बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है, लेकिन उसकी ठंडी आवाज सुनकर मेरा दिल फिर भी दर्द करता है। मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता हूं, चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल लाता हूं और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूं। शु आनंद डेस्क पर बैठी होती है। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही होती हैं। वह सिर तक नहीं उठाती, लेकिन सच ये है कि जब मैं ग्लास डोर के बाहर खड़ा था तभी उसने मेरी परछाई देख ली थी। वही परछाई जिसे वह पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। एक्स यू जनरल मैनेजर, मैंने पहले कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया। जिस पर वह बिना सिर उठाए पूछती है, ट्रांसफर से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बस महसूस करता हूं कि। महसूस करते हो? तुम किस आइडेंटिटी से महसूस करते हो? यह सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान जम जाती है। हाँ, सही तो कह रही है। मैं कौन होता हूँ कुछ महसूस करने वाला? अब वह मेरी बॉस है। अगर काम नहीं करना है तो एचआर डिपार्टमेंट जाओ और रेजिग्नेशन सबमिट कर दो। उसकी आवाज इतनी डिस्टेंट और कोल्ड होती है जैसे हम दोनों कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। रिजाइन करूं? मैं क्यों रिजाइन करूं? मुश्किलों से लड़ते लड़ते ही तो यहां तक पहुंचा हूं। 6,000 की इंटर्न सैलरी से बढ़कर 18,000 पर मंथ तक आया हूं। ऊपर से साल के आखिर में 60,000 का बोनस भी मिलता है। आखिर किस हक से मुझे रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है? जिस पर मैं एक्सयू जनरल मैनेजर की तरफ देखकर कहता हूं, एक्सयू जनरल मैनेजर, मेरा एक सवाल है। पोजीशन चेंज होने के बाद क्या मेरी सैलरी भी चेंज होगी? अभी तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? 18,000। मैं अपने चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखता हूं, जिस पर वह उंगलियों से टेबल पर हल्का हल्का टैप करती है। 18,000 थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान लगभग गायब हो जाती है। एक्सयू जनरल मैनेजर, आपका मतलब क्या है? जहां तक मुझे याद है, शेनन ग्रुप में पोजीशन ट्रांसफर के बाद 1 महीने की प्रोबेशन पीरियड होती है और प्रोबेशन में सैलरी भी प्रोबेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मिलती है। यह सुनकर मैं सब समझ जाता हूँ। मतलब मैं जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनूं और सैलरी भी प्रोबेशन वाली मिले। मैं हल्का सा हंसता हूँ। तो एक्सयू जनरल मैनेजर, असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? जिस पर एक्सयू एनान डेस्क पर रखा इंटरकॉम उठाती है। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? उधर से जवाब आता है, 1,000। ठीक है, समझ गई। वह फोन रख देती है और फिर ठंडी आवाज में कहती है, सुना तुमने? क्या असिस्टेंट, अब कोई और प्रॉब्लम है? मैं तुरंत अपना एम्प्लॉई कार्ड उतार देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजाइन करता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, तभी पीछे से उसकी हल्की आवाज सुनाई देती है। अगर मुझे सही याद है तो चाओ असिस्टेंट का लेबर कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही रिन्यू हुआ था। जनरल मैनेजर असिस्टेंट का काम कंपनी के कोर डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है। अगर रिजाइन करना है तो कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा। साथ ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर हैंडओवर भी करना होगा, वरना इसे कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन माना जाएगा और कंपनी को 24 महीने की सैलरी कंपेंसेशन देनी होगी। जिस पर वह कैलकुलेटर की तरह बिना भाव बदले आगे कहती है, कियाओ असिस्टेंट की करंट सैलरी के हिसाब से कुल 4,32,000 युआन बनते हैं। 4 साल की मेहनत को देखते हुए 4,30,000 दे देना। रिजाइन करने से पहले कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मैं वहीं रुक जाता हूँ। कंपेंसेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। शू जनरल मैनेजर, क्या मुझे 90 डिग्री झुककर आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने 2,000 युआन कम कर दिए? जिस पर वह बिल्कुल शांत स्वर में जवाब देती है, बाकी एम्प्लॉयज के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए है। अब मुझे सब समझ आ जाता है। वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है, जानबूझकर मुझे मुश्किल में डाल रही है। मैं दांत भींचकर कहता हूँ, कंपनी अगर एम्प्लॉयज से मैलिशियस कंपेंसेशन मांगती है तो मैं अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकता हूँ। जिस पर शू आनंद बिना किसी रिएक्शन के खड़ी हो जाती है। कर सकते हो, वैसे बिजनेस सर्कल बहुत छोटा होता है। चाओ असिस्टेंट, प्रोफेशन चेंज करने की तैयारी पहले से कर लेना, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एक्सू आनंद, तुम मुझे मजबूर कर रही हो तो क्या हुआ? अगर मुझसे रिक्वेस्ट कर लो तो शायद मैं रेजिग्नेशन एप्लीकेशन अप्रूव करने के बारे में सोच सकता हूँ। कभी नहीं। मैं एम्प्लॉय कार्ड वहीं फेंक देता हूँ, ग्लास डोर को जोर से खोलता हूँ और बगल वाले असिस्टेंट ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर देता हूँ। अब मेरी इमोशंस पूरी तरह फूट पड़ती हैं। 4 साल पहले मैंने उसे छोड़ दिया था, फिर भी वह आखिर चाहती क्या है और कितना चाहती है कि मैं सफर करूं? थोड़ी देर बाद मैं खुद को शांत करता हूं, कंप्यूटर खोलता हूं और रेजिग्नेशन लेटर लिखकर एचआर डायरेक्टर को मेल कर देता हूं। लेकिन 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि रिप्लाई आ जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। कुछ देर बाद एचआर डायरेक्टर का फोन आता है, ब्रदर चेन, तुम रिजाइन करना चाहते हो? क्या नई ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो? ब्रदर चेन, तुम कंपनी में 4 साल से हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी सब जानते हैं। मुझे पता है कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट के लिए 26,000 सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बोनस और ईयर एंड बोनस भी काफी अच्छा है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। डायरेक्टर चेन, आप क्या कह रहे हैं? तुमने ईमेल नहीं देखा क्या?
हु जनरल मैनेजर ने असिस्टेंट डिपार्टमेंट के सभी लोगों की सैलरी बढ़ा दी है। कुल 8,000 युआन इंक्रीज हुआ है। यह सुनते ही मैं जल्दी से अनरीड ईमेल खोलता हूँ और वहां साफ लिखा होता है कि मेरी सैलरी इसी महीने से एडजस्ट की जा रही है। तभी मुझे एहसास होता है शिवनन ने मेरी सैलरी कम नहीं की थी बल्कि बढ़ाई थी। ब्रोदर चैन सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ। ये शिव जनरल मैनेजर का डिसीजन है? बिल्कुल। 2 घंटे पहले जब उन्होंने तुम्हें जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनाने का फैसला किया था तभी सैलरी इंक्रीज की बात भी की थी। फाइनेंस डायरेक्टर से डिस्कस करने के बाद ही ईमेल भेजा गया है। फोन कटने के बाद भी मुझे यकीन नहीं होता। 2 घंटे पहले यानी तब जब वह असिस्टेंट ऑफिस में नीचे आई भी नहीं थी, तो फिर अभी उसने मुझे जानबूझकर प्रोवोके क्यों किया? इसके बाद मुझे याद आता है कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट का वर्किंग टाइम पूरी तरह बॉस के शेड्यूल पर डिपेंड करता है। बॉस जाएगा तभी एम्प्लॉई जा पाएगा, तभी वी चैट ग्रुप अचानक नोटिफिकेशन से भर जाता है। हे भगवान, सो जनरल मैनेजर मेरी गॉडेस है, अब फाइनली ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। पुराने बॉस की तुलना में तो वो ब्लड सकर था। ब्रदर चैन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? असिस्टेंट बनते ही बिजी हो गए क्या? मैं ग्रुप लिस्ट देखता हूँ। यह नया वर्क ग्रुप था जिसमें सिर्फ हम तीनों और शु अनंत थी। कुछ मिनट पहले उसने मैसेज भेजा था, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है तो ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं होगी। ये जुन्हा और फेंग जेंग रिप्लाई कर चुके थे, सिर्फ मैं चुप था। मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता था। आखिर कुछ देर पहले ही तो मैंने रिजाइन करने की बात कही थी और मुझे यकीन था कि एचआर को भेजा गया मेरा ईमेल शो आनंद से छुपा नहीं होगा। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, छोड़ो, मैं अपनी नौकरी करूंगा, वह अपनी बॉस वाली जिंदगी जिएगी। अपने मन को शांत करके मैं सीढ़ियों से असिस्टेंट ऑफिस की तरफ नीचे जाने लगता हूँ, जिस पर शिव आनंद मेरी परछाई देखते ही तुरंत खड़ी हो जाती है। वह फोन और कार की उठाती है और एलिवेटर की तरफ बढ़ जाती है। जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो हम तीनों अंदर खड़ी शिव आनंद को देखकर कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, अंदर जाएं या नहीं, जिस पर वह खुद पूछती है, तुम लोग एलिवेटर नहीं लोगे? ये जुन्हाओ सबसे पहले रिएक्ट करता है। वह हम दोनों को पकड़कर अंदर खींच लेता है। आ रहे हैं जो जनरल मैनेजर। फंगजंग अचानक मेरे चेहरे की तरफ देखता है। ब्रदर चेन क्या हुआ? जिस पर बगल में खड़ी शु आनंद की आंखों में भी हल्की चिंता दिखाई देती है। मैं सिर हिलाता हूँ, कुछ नहीं, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई, मेरी चिंता मत करो। एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद ये जुन्हाओ मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसता है। चाओ असिस्टेंट, तुम्हारी साल भर की सैलरी और बोनस मिलाकर 3-4 लाख युआन से कम नहीं होगी, फिर भी उस पुरानी वोलिंग कार को बेचकर नई कार क्यों नहीं लेते? वह अपनी कार की हिलाता है। अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिल रही है, कंपनी भी 20% सपोर्ट दे रही है, कितना पैसा बच जाएगा? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए अपनी कार की निकालता हूँ। कार अभी भी ठीक चल रही है, बदलने की क्या जरूरत है? मेरे पैसे का और भी काम है। वैसे आज जल्दी छुट्टी मिली है, चलो बाहर खाना खाते हैं, BBQ, हॉटपॉट या जापानीज फूड। जिस पर फेंग जेंग सिर हिलाता है, नहीं हो पाएगा, मैं अभी नया रेंटेड हाउस लेकर शिफ्ट हुआ हूँ, अभी वहां पूरी तरह सेट नहीं हुआ, मुझे जल्दी घर जाना होगा। वह ये नहीं बताता कि घर में एक डॉग भी है, उसे डर था कि कहीं कोई सुन न ले। फिर वह हंसकर कहता है, जब घर पूरी तरह सेट हो जाएगा तब तुम लोग मेरे घर हॉटपॉट खाने आना। इसके बाद शुआन चुपचाप हमारी पीठ के पीछे खड़ी रहती है। वह हमें कार्स में बैठते हुए देखती है और फिर उसके सामने खड़ी व्हाइट पोर्श धीरे धीरे आगे आ जाती है, जिस पर वह फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। पता लगाओ कि क्यूओ चेन ने नया घर कहाँ रेंट किया है। फोन के दूसरी तरफ शेया क्यूओ हंस पड़ता है, अरे वाह, तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। शु आनंद काफी देर तक कुछ नहीं बोलती, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है शु जनरल मैनेजर, 10 मिनट इंतजार कीजिए। जिस पर शु आनंद संतुष्ट होकर कॉल काट देती है। इस समय रोड पर पीक ट्रैफिक चल रहा होता है। मेरा छोटा इलेक्ट्रिक कार बड़ी सफाई से गाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर शु आनंद का ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाता। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता, लोग ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक कार खरीदते ही क्यों हैं? देखने में तो ठीक लगती है, लेकिन अगर एक बार आग पकड़ ले तो सिर्फ फ्रेम ही बचता है। जिस पर शु आनंद पहली बार उसकी बात का जवाब देती है, क्या ऐसी कार सच में अनसेफ होती है? ड्राइवर हंसकर कहता है, एक्सो जनरल मैनेजर आप ही बताइए, कुछ हजार युआन की कार कितनी सेफ हो सकती है? एयर बैग्स भी सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में आते हैं, अगर इसे टक्कर लग जाए तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले शु आनंद बोल पड़ती है, तो टक्कर मार दो। ड्राइवर एक पल के लिए जड़ हो जाता है। शिव जनरल मैनेजर आपने क्या कहा? मैंने कहा टक्कर मार दो। यह सुनते ही ड्राइवर की आंखें बंद हो जाती हैं और वह मजबूरी में एक्सेलरेटर दबा देता है। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मेरी इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा नुकसान नहीं होता। उधर एक्सू अनान की बॉडी भी झटके से नहीं हिलती, जैसे उसे इस एक्सीडेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सिर्फ मेरी कार आगे बुरी तरह डगमगा जाती है, जिस पर शु आनंद ड्राइवर को घूरते हुए कहती है, तुम थोड़ा धीरे नहीं चला सकते थे? अगर उसे चोट लग जाती तो? ड्राइवर का चेहरा तुरंत उतर जाता है। शु जनरल मैनेजर मैं कसम खाता हूं मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई थी, मैं तो एक्सेलरेटर भी दबाने से डर रहा था। उधर जिस व्यक्ति की कार पीछे से टकराई थी वह मैं ही था, और इस समय मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड बैठा रहता हूँ। जब मैंने पहली बार कार चलानी शुरू की थी तब अक्सर मैं दूसरों की कार में टक्कर मार देता था, लेकिन आज पहली बार कोई मुझे पीछे से टक्कर मारता है, और वो भी इतना सोचकर मैं रियर मिरर में देखता हूँ। अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, पोर्श फैंटम, अब तो मैं गया।
इस बार सच में खत्म हो गया, मेरी अच्छी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। जैसे ही यह ख्याल आता है मैं तुरंत वीचैट खोलकर अपना बैलेंस चेक करता हूँ। 28,300 युआन, शायद इतना काफी होगा, लेकिन यह मेरी पूरी सेविंग्स थी। इसके अलावा मेरे पास एक युआन भी नहीं बचा था। तभी विंडो पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और विंडो नीचे करता हूँ। बाहर एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। सॉरी भाई, मैं समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। क्या आप नीचे आकर डैमेज चेक कर सकते हैं? जो भी नुकसान हुआ है हम पूरा कंपेंसेट करेंगे। उसका एटीट्यूड इतना अच्छा होता है कि मैं मना नहीं कर पाता। ठीक है, मैं सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन जैसे ही पीछे जाकर कार देखता हूँ मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उस मोमेंट में मुझे अपना दुखद फ्यूचर साफ दिखाई देने लगता है। आप लोग सच में पूरा कॉम्पेंसेशन देंगे? मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं। आप बताइए कैसे सेटल करना है। उधर कार के अंदर बैठी शु अनन मन ही मन सोच रही होती है, एक नई कार खरीद कर देनी पड़ेगी। लेकिन सामने खड़ा यह आदमी इतना सीधा क्यों है? मुझे मुश्किल में मत डालो। मैं अपनी कार के उखड़े हुए पेंट को हाथ से छूता हूँ। दिल से खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं पॉलिट बना रहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आपकी कार तो मेरी कार से ज्यादा खराब लग रही है, मैं खुद ठीक करवा लूंगा, इतनी सी बात है। तभी शु आनंद कार से नीचे उतरती है। ड्राइवर तुरंत सीधा खड़ा होकर रिपोर्ट देता है, मिस शु, ये जेंटलमैन कह रहे हैं कि कंपेंसेशन की जरूरत नहीं है। जिस पर शु अनन उसे घूर कर देखती है। ड्राइवर तुरंत चुप हो जाता है। इसके बाद शु अनन मेरी तरफ देखकर कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे ड्राइवर ने थोड़ी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला दी, हम कंपेंसेशन देंगे। ड्राइवर की आंखें बाहर निकल आती हैं। अरे मेरी गलती? क्या आपने खुद नहीं कहा था कि टक्कर मारो? अब पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया? क्या दुनिया में कोई जस्टिस नहीं बचा? उधर मैं उसकी आवाज सुनते ही जम जाता हूँ। एक्सयू जनरल मैनेजर। एक्सयू अनान बस हल्का सा हम कहती है, फिर शांत स्वर में बोलती है, या तो नई कार खरीद लो और बिल मुझे भेज देना, या कंपनी तुम्हारे लिए कार खरीद देगी। दोनों में से एक ऑप्शन चुन लो। नहीं, जरूरत नहीं है, मेरी कार अभी भी ठीक चल रही है, बदलने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शु आनंद कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर कहती है, कल सुबह मेरे ऑफिस में आना, क्योंकि अगर चियो चेन खुद कार खरीदेगा तो फिर से बिल्कुल यही मॉडल खरीद लेगा। शु जनरल मैनेजर, सच में जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पेंट निकला है, ये कार इस्तेमाल करने में काफी कन्वीनियंट है। शु एनान हल्का सा हंसती है। कन्वीनियंट? उसका रिएक्शन देखकर मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि अचानक वह ऐसा काम कर देती है जिससे मैं डर जाता हूँ। अरे अरे अरे, तुम क्या करने वाली हो? मैं देखता हूँ कि शु अनन वापस कार में बैठ चुकी है और कार धीरे धीरे रिवर्स होने लगती है, जिस पर मुझे तुरंत उसकी इंटेंशन समझ आ जाती है। मैं भागकर कार के सामने खड़ा हो जाता हूँ। शु अनन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुरंत कार रोको। पास खड़ा ड्राइवर दंग रह जाता है। यह आदमी कितना बहादुर है, सीधे शु जनरल मैनेजर का नाम लेकर चिल्ला रहा है। तभी विंडो नीचे होती है। शु अनन सिर बाहर निकालती है। ओल्ड शु, उसे हटाओ। ड्राइवर तुरंत घबरा जाता है। सर माफ कीजिए। इसके बाद वह मुझे खींचकर साइड कर देता है। अगले ही पल धड़ाम, एक और जोरदार आवाज गूंजती है। मैं स्तब्ध खड़ा अपनी इलेक्ट्रिक कार को पलटते हुए देखता रहता हूँ। पूरी कार मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है, जिस पर मैं गुस्से से चिल्ला उठता हूँ, शु आनंद, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? फालतू में मेरी कार क्यों तोड़ रही हो? लेकिन शु आनंद मेरी बर्बाद कार की तरफ देखती तक नहीं। उधर ड्राइवर का दिल जरूर रो रहा होता है। आखिर यह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन पोर्शे थी। इतने अमीर लोग भी क्या ऐसे पैसे उड़ाते हैं? यह तो करोड़ों की कार थी और उसने बिना सोचे टक्कर मार दी। इसके बाद शु अनन मेरे सामने आकर रुकती है। कल सुबह मेरे ऑफिस में आना। मैं उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ, बस इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगाने लगता हूँ। यह देखकर शु अनन मेरी टूटी हुई कार के सहारे टिक जाती है। उसका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे वह आज मेरे साथ अंत तक लड़ने वाली हो। तभी ड्राइवर धीरे से पूछता है, एक्सयू जनरल मैनेजर, क्या इंश्योरेंस को कॉल करें? जिस पर शु अनन तुरंत जवाब देती है, इंश्योरेंस को क्यों बुलाना है? क्या मैं एक टूटी हुई कार का पैसा नहीं दे सकती? ड्राइवर उसकी पोर्श के टूटे हुए फ्रंट बम्पर को देखता है और मन ही मन रो पड़ता है। तो आपकी कार का क्या होगा? जिस पर शु अनन मेरी तरफ देखते हुए कहती है, अगर रिपेयर नहीं हो सकती तो फेंक दो। ड्राइवर राहत की सांस लेता है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम पूरी कार नहीं फेंकी जाएगी। पीक ट्रैफिक होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी करीब 1.5 घंटे बाद पहुंचती है, जिस पर इंश्योरेंस स्टाफ मेरी पलटी हुई इलेक्ट्रिक कार और सामने खड़ी पोर्श को देखकर कांपती आवाज में पूछता है, मिस्टर क्यू, आप श्योर हैं कि उन्होंने आपकी कार को टक्कर मारी है? कहीं आपने खुद तो कार नहीं पलटी? मैं तुरंत गुस्से में बोल पड़ता हूँ, क्या तुम्हें हालात दिखाई नहीं दे रहे? फालतू बातें बंद करो, सीधे नुकसान का एस्टिमेट बनाओ और उससे कॉम्पेंसेशन दिलवाओ। मैं गुस्से से भरा हुआ होता हूँ। शु अनन सच में मेरे पीछे पड़ा हुआ भूत लग रही थी। जब भी उससे सामना होता है कुछ अच्छा नहीं होता। एक्सीडेंट का मामला निपटाने के बाद मुझे अचानक याद आता है, लाइटनिंग अभी भी घर पर अकेला है। मैं स्टाफ से कहता हूँ, कार का मामला आप लोग संभाल लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। यह कहकर मैं कार से अपनी वैल्यूएबल्स और बैंक कार्ड्स निकालता हूँ, फिर पैदल ही ओवरब्रिज की तरफ चल पड़ता हूँ। जिस पर शु अनन मुझे भीड़ के बीच अकेले चलते हुए देखती है। वह धीरे से एक लंबी सांस छोड़ती है और फिर चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ती है। मैं उसे अपने पीछे आते देख तुरंत चिल्लाता हूँ, मेरे पीछे मत आओ। जिस पर वह कहती है, क्यों? इस सड़क में तुम्हारा भी हिस्सा है क्या?
जो मुझे चलने नहीं दोगे? यह सुनकर मैं भी उसे इग्नोर कर देता हूँ और बस ओखली उठाकर आगे चलता जाता हूँ। किस्मत अच्छी रहती है कि फ्लाईओवर से उतरने के बाद सिर्फ 2 ट्रैफिक लाइट पार करते ही मेरी नई किराए की जगह आ जाती है। ज्यादा दूर नहीं होती, नहीं तो शायद मैं थक कर ही मर जाता। मैंने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया होता है वह एक छोटा सा फ्लैट होता है जिसमें एक बेडरूम और एक लिविंग रूम होता है। ठीक उसी समय एक कपल उसे ट्रांसफर कर रहा होता है, इसलिए मुझे काफी अच्छा डील मिल जाता है। जिस पर कॉरिडोर में घुसने से पहले मैं आदत से मजबूर होकर पीछे मुड़कर एक बार देखता हूँ, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं दिखता। यह देखकर मैं राहत की सांस लेता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस पल मैं मुड़कर अंदर जाता हूँ उसी पल कोने में छिपी खड़ी महिला बाहर निकल आती है। शू आनंद नीचे खड़ी समय का अंदाजा लगाती है। जिस फ्लोर पर लाइट जलती हुई दिखती है उसे देखकर वह तुरंत समझ जाती है तो 8वीं मंजिल पर रहता है, जिस पर वह धीरे से बड़बड़ाती है, च्योचेन, तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। उधर जैसे ही मैं पासवर्ड लॉक खोलकर दरवाजा खोलता हूँ तभी मुझे एक बेहद नाराज सी कराह सुनाई देती है, जिस पर मैं तुरंत उसे गोद में उठा लेता हूँ। लाइटनिंग, पापा आ गए। सब उस औरत की वजह से हुआ? आह नहीं, उस बुरी औरत की वजह से पापा को इतनी देर हुई। लाइटनिंग एक कॉर्गी डॉग होता है। मैंने उसे उस समय पाला था जब मैं और शू आनंद रिलेशनशिप में थे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब शू आनंद की नजर बचाकर मैं उसे चुपके से अपने घर ले आया था। इसके बाद नहाने के बाद मैं लाइटनिंग को नीचे घुमाने ले जाने का सोचता हूँ और साथ में डिनर भी खरीदने का प्लान बनाता हूँ। शायद बहुत देर से घर में बंद रहने की वजह से लाइटनिंग जैसे ही नीचे पहुंचता है वह खुशी से इधर उधर भागने लगता है। लाइटनिंग, धीरे भाग, मैं सच में तुझसे हार गया हूँ। ये छोटा सा बदमाश इतना एनर्जेटिक कैसे है? आखिर मैं तुझे घुमाने लाया हूँ या तू मुझे घुमा रहा है? जब हम रेजिडेंशियल एरिया के गेट तक पहुंचते हैं तभी शू आनंद ड्राइवर की गाड़ी में बैठ रही होती है। रियर व्यू मिरर में मेरी जानी पहचानी परछाई दिखते ही वह तुरंत गाड़ी रुकवाती है, जिस पर गाड़ी धीरे से रुक जाती है और मैं कुत्ते को खींचते हुए धीरे धीरे भागता नजर आता हूँ। यह दृश्य शू आनंद की आंखों में पड़ता है, जिसे देखकर वह गुस्से में हंस पड़ती है। तो यह आदमी सिर्फ मेरा दिल ही नहीं चुराता, मेरा कुत्ता भी चुरा लेता है। जिस दिन ब्रेकअप हुआ था उस दिन वह बार में बुरी तरह नशे में धुत हो गई थी। घर लौटकर उसने देखा था कि दरवाजा खुला हुआ है और कुत्ता भी गायब है। उसने सोचा था कि शायद डॉग खुद भाग गया होगा। उसने रिवॉर्ड तक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी लाइटनिंग नहीं मिला था। उसे क्या पता था कि कोई डॉग थीफ ही उसे उठा ले गया था। उधर मैं हांफते हुए चिल्लाता हूँ, अरे मेरे पूर्वज, मेरे छोटे मालिक, जरा रुक तो जा, मैं थक कर मर जाऊंगा। उसी समय मुझे थोड़ा भूख लगती है, इसीलिए मैं सामने वाली सड़क पार करके वोंटन खाने का फैसला करता हूँ और कुत्ते को साथ लेकर सड़क पार करने लगता हूँ। जिस पर शुआन तब तक वहीं देखती रहती है जब तक एक आदमी और एक कुत्ता रेस्टोरेंट में नहीं घुस जाते। इसके बाद वह ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करती है, लेकिन लाइटनिंग जैसे कुछ महसूस करता है और अचानक पीछे मुड़कर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिस पर मैं भी उसी दिशा में बाहर झांक कर देखता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक काली कार दूर जाती हुई नजर आती है। मैं तुरंत डांटता हूँ, लाइटनिंग, क्यों भौंक रहा है? भौंकना बंद कर। डिनर खत्म करने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि शू आनंद प्राइवेट सेटलमेंट करना चाहती है और साथ में उसका फोन नंबर भी भेजा गया होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी मुझे 55,000 युआन की कार कंपेंसेशन भी दे चुकी होती है। मैं लाइटनिंग को बिस्तर के पास बने उसके छोटे से बेड में रखता हूँ और उसके सामने बैठकर बड़बड़ाने लगता हूँ, लाइटनिंग, मैं सच में उससे हार गया हूँ। वह बिल्कुल नहीं बदली, अब भी उतनी ही परेशान करने वाली है। कुछ देर बात करने के बाद मैं फर्श पर बैठ जाता हूँ और उसके सिर को सहलाने लगता हूँ। अब क्या करूँ लाइटनिंग? पापा ने बहुत कोशिश की थी कि उसके बारे में ना सोचें, फिर वह दोबारा क्यों सामने आ गई? शायद उसकी शादी भी हो चुकी होगी, है ना? यह सुनकर छोटा कुत्ता अपने मालिक की उदासी महसूस करता है और मेरा हाथ चाटने लगता है, जिस पर मैं हंसते हुए पूछता हूँ, लाइटनिंग, तुझे अपना असली पापा चाहिए या नया अंकल? अगर अंकल चाहिए तो मैं तुझे तेरी माँ को वापस कर दूंगा। लाइटनिंग कुछ बार कराहता है, जिस पर मैं उसके सिर पर थपकी देता हूँ, उसे वापस उसके बेड में रखता हूँ और खुद बिस्तर पर चढ़ जाता हूँ। इसके बाद मैं फोन खोलता हूँ और दूसरे अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। उस अकाउंट की ब्लैकलिस्ट में एक इंसान मौजूद होता है जिसका नाम कंपनी वर्क ग्रुप वाली शू आनंद से बिल्कुल मिलता है। उसने अब तक अपना वीचैट अकाउंट नहीं बदला होता, जिस पर मेरे मन में अचानक एक ख्याल आता है, क्या वह अब तक मेरा इंतजार कर रही थी? यह सोचकर न जाने क्या होता है कि मैं उसे ब्लैकलिस्ट से हटा देता हूँ। उधर शू आनंद नहाने के बाद बाथरोब पहनकर सोफा पर बैठी होती है। एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास होता है। उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, प्यार नहीं करती थी ना, फिर उसका एड्रेस क्यों निकलवाया? आधी रात को चोरी करने जाओगी या बदला लेने? सिर्फ ब्रेकअप ही तो हुआ है, इतना भी क्या? जिस पर शू आनंद अचानक पूछती है, उसकी माँ की मौत कब हुई थी? शायद तुम दोनों के ब्रेकअप के करीब 6 महीने बाद। यह सुनकर शू आनंद वीचैट खोलती है और आदत के मुताबिक सबसे ऊपर पिंड चैट पर क्लिक करती है। आखिरी मैसेज अब भी 4 साल पहले वाले दिन का होता है। ब्रोदर चेन, क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही? यहाँ तक कि लाइटनिंग भी मुझे नहीं चाहिए? वह ऊपर स्क्रॉल करती है और सैकड़ों मैसेजेस देखती है, जिनमें से एक भी सफलतापूर्वक डिलीवर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं, मैसेज अचानक सेंड हो जाता है। यह देखकर शू आनंद तुरंत वाइन ग्लास नीचे रखती है और मैसेज रिकॉल करना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिस पर वह मजबूरी में वर्क ग्रुप खोलती है
और चियाओ चेन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस पर वह दांत भींच कर कहती है, ठीक है चेन, बहुत अच्छे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मैं डॉग की जीभ से जाग जाता हूँ। ओह नहीं, देर हो गई, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। जिस पर मैं लाइटनिंग को गोद में भरकर उसके सिर को रगड़ता हूँ। फिर फोन उठाता हूँ और देखता हूँ कि एक अनरीड मैसेज आया हुआ है। मैं उसे खोलने ही वाला होता हूँ कि फोन हाथ से फिसल कर सीधे कुत्ते के सिर पर गिर जाता है, जिस पर लाइटनिंग दर्द से चीख उठता है। मैं तुरंत उसे गले लगाकर किस करता हूँ और फिर फोन देखने लगता हूँ। वह मैसेज उसी इंसान का होता है जिसे मैंने पिछली रात ब्लैकलिस्ट से हटाया था। उसमें सिर्फ कुछ शब्द लिखे होते हैं, तुमने मेरा कुत्ता चुरा लिया। यह देखकर मैं लाइटनिंग का मुंह पकड़कर नाटक करने लगता हूँ। सच सच बता, क्या तूने अपनी माँ को बता दिया कि तू पापा के पास है? जल्दी बोल, क्या पापा तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? बेचारा लाइटनिंग बेहद मासूम चेहरा बनाता है। आखिर असली विक्टिम तो वही होता है। मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। उसे दोबारा ब्लैकलिस्ट में डालना चाहता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि ऐसा करना जरूरत से ज्यादा सस्पिशियस होगा, जिस पर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो, दूसरा अकाउंट ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अकाउंट स्विच करते ही मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। मेरा इंस्टिंक्ट उसे रिजेक्ट करने का होता है, लेकिन फिर याद आता है कि अब वह मेरी बॉस है। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद मैं खुद को समझाता हूँ, छोड़ो, ऐसा दिखाता हूँ जैसे मैंने देखा ही नहीं। आखिर कौन सा नॉर्मल बॉस आधी रात को एम्प्लॉय को वीचैट पर ऐड करता है? इसके बाद मैं ब्रश करके फ्रेश होता हूँ। तभी अचानक याद आता है कि मेरी कार तो उस कैपिटलिस्ट बॉस ने पलट दी थी, जिस पर मजबूर होकर मुझे टैक्सी पकड़कर ऑफिस जाना पड़ता है। रश आवर की वजह से टैक्सी का इंतजार करने में ही 10 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। जब मैं कंपनी लॉबी में पहुंचता हूं, तब तक लगभग लेट होने वाला होता हूं। मैं देखता हूं कि एलिवेटर का दरवाजा बंद होने ही वाला है, जिस पर मैं तुरंत चिल्लाता हूं, रुको 1 मिनट। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता हूं, मेरी नजर शू अनन और फाइनेंस डायरेक्टर पर पड़ती है। उन्हें देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए जम जाता हूं। हालत बेहद अजीब हो जाती है, लेकिन आखिरकार मैं मजबूरी में चेहरा सख्त करके एलिवेटर के अंदर कदम रख देता हूं। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन की तुलना में मुझे अपनी अटेंडेंस बोनस की ज्यादा चिंता होती है। आखिरकार मैं शालीनता से दोनों को ग्रीटिंग देता हूं। हेलो चूतोंग, हेलो डायरेक्टर जांग। शाओचन, आज बड़ी मुश्किल से तुम्हें टाइम पर ऑफिस आते देख रहा हूं। सुबह वाला मैसेज मिलने के बाद अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि बगल में खड़ी उस औरत की तरफ देख भी सकूं। आखिर उसे पता चल गया कि मैंने लाइटनिंग को चुराया था, या फिर उसने गलती से किसी और को मैसेज भेज दिया था। मुझे खुद भी समझ नहीं आता, जिस पर मैं जवाब देता हूँ, आज टैक्सी लेकर आया हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टैक्सी? तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ गई? यह सुनकर मैं मजबूरन जवाब देता हूँ, किसी ने टक्कर मारकर पलट दी। कौन था? ड्राइविंग स्किल इतनी खराब किसकी थी? मैं बाहर से तो बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता हूँ, क्या वो इंसान तुम्हारे बगल में खड़ा नहीं है? लेकिन मानना पड़ेगा, उसकी ड्राइविंग स्किल सच में बहुत खराब है। उसी समय एलिवेटर 16वीं मंजिल पर रुकता है, जिस पर फाइनेंस डायरेक्टर हाथ हिलाकर हम दोनों को बाय बोलता है और एलिवेटर से बाहर निकल जाता है। अब अंदर सिर्फ मैं और शू अनान बचे होते हैं। अचानक माहौल बेहद अजीब हो जाता है। मैं लगातार डिस्प्ले पैनल पर बदलते हुए नंबर्स को घूरता रहता हूँ। जब तक एलिवेटर 30वीं मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, मैं 1 सेकंड के लिए भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मैं बिजली की तरह बाहर निकल जाता हूँ और सीधे इमरजेंसी स्टेयरकेस की तरफ बढ़ने लगता हूँ। उधर सेक्रेटरी ऑफिस में 2 लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वे अभी ग्रीटिंग भी नहीं कर पाते कि उनके सामने से हवा का झोंका निकल जाता है। जून हाओ, अभी जो भागा वो क्वियो चेन था ना? जिस पर ये जून हाओ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी शुअनन को आता देख वह तुरंत कॉफी कप नीचे रख देता है और खड़ा हो जाता है। हेलो शुटोंग, फेंगजिंग थोड़ा देर से नोटिस करता है। जब तक वह ग्रीटिंग देने की तैयारी करता, तब तक शू अनन प्राइवेट एलिवेटर में प्रवेश कर चुकी होती है, जिस पर फेंगजिंग उत्सुकता से पूछता है, तो छाओचन इतनी तेजी से इसलिए भागा क्योंकि वह छूतों के साथ एलिवेटर में था, लेकिन आज वह लेट कैसे हो गया? नॉर्मली तो सबसे पहले वही ऑफिस आता है। उधर मैं सिर्फ 1 सेकंड में अपने ऑफिस के अंदर घुस चुका होता हूँ। एलिवेटर रुकने से पहले भी इक्सू अनान मेरी परछाई देख लेती है। जनरल मैनेजर असिस्टेंट ऑफिस का ग्लास डोर हल्का सा कांपता है, जिस पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। डरपोक। इसके बाद वह मन ही मन सोचती है, छाओचन, इतने साल बाद मिले हैं और तुम्हारी हिम्मत पहले से भी छोटी हो गई है। सिर्फ एक एलिवेटर में साथ खड़े हुए थे और तुम ऐसे डर गए? क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? उधर मैं जल्दी से लैपटॉप उठाता हूँ और बगल वाले ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच जाता हूँ। मैं नॉक करने के लिए हाथ उठाता ही हूँ कि तभी दरवाजा खुल जाता है। लगभग शुआनन के चेहरे पर लगने वाला होता है, जिस पर वह मजाकिया नजरों से मुझे देखती है। शुटोंग, मीटिंग का समय हो गया है। वह मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है? असिस्टेंट चियाओ का मुझसे कोई पर्सनल ग्रिज है क्या? मैं उसकी छेड़छाड़ को इग्नोर करता हूँ और सीधे हाथ आगे बढ़ा देता हूँ। शुअनन मेरी हरकत देखकर हल्का सा हंस पड़ती है। क्या हुआ? पैसे मांग रहे हो या कार? मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, बाद में कार की दे दीजिएगा। इसके बाद मैं उसे घूरता हूँ और सीधा मुड़कर चला जाता हूँ, जिस पर शुआनन मेरी जाती हुई पीठ को देखती है और मन ही मन सोचती है, छाओचन, तुम जैसे एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल स्टैंडर्ड के खिलाफ हो। एक स्टैंडर्ड एक्स तो मर चुके इंसान जैसा होना चाहिए, लेकिन तुम बार बार सामने क्यों आ जाते हो? क्या मुझे टेस्ट कर रहे हो? इसके बाद मीटिंग रूम में जनरल मैनेजर असिस्टेंट होने के नाते मीटिंग होस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। हालांकि मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन शुअनन जब सीरियस मोड में काम करती है तो उसका चार्म सच में जानलेवा होता है।
मैं कब उसे देखते देखते खो जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। जब मेरी तंद्रा टूटती है तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और लोग एक एक करके बाहर निकल रहे होते हैं। ये जुन्हा और फेंक जंग भी लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स समेट रहे होते हैं। जाते जाते वे मुझे ऐसी नजर से देखते हैं जैसे कह रहे हों, भाई अब भगवान ही बचाए। मैं लैपटॉप बंद करके खड़ा होने ही वाला होता हूँ कि तभी कोई मेरे कंधे पर हाथ रख देता है, जिस पर शिवानंद की आवाज सुनाई देती है। 2 घंटे की मीटिंग थी और असिस्टेंट कुयो पूरे 1.5 घंटे तक मुझे देखता रहा। क्या बात है, मेरे बारे में कुछ गलत इरादे हैं क्या? यह सुनकर मैं घबरा जाता हूँ। मैं नजरें चुराना चाहता हूँ लेकिन फिर सोचता हूँ कि वह और ज्यादा मजाक उड़ाएगी, इसलिए पलटकर जवाब देता हूँ, बिना वजह रूमर्स मत फैलाइए। अगर आपको कैसे पता कि मैं आपको देख रहा था? कहीं शूतों के भी मेरे लिए कुछ इरादे तो नहीं है? यह सुनकर शू आनंद हंस पड़ती है, फिर अचानक टॉपिक बदल देती है। असिस्टेंट चाओ, कल रात मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला था? मैं बिना सोचे तुरंत जवाब देता हूँ, नहीं। शू आनंद हैरानी से मेरी तरफ देखती है, इतनी जल्दी जवाब? क्या हुआ? असिस्टेंट क्वियो डर गया क्या? इसके बाद वह मुस्कुराकर पूछती है, तो मेरे डॉग को चुराने वाली बात का क्या करेंगे? उसका तीर सीधे निशाने पर लगता है, जिस पर मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूँ। शूटोंग, बात करने के लिए एविडेंस भी होना चाहिए, हम दोनों इतने क्लोज भी नहीं हैं। आपका डॉग खो गया, इससे कैसे साबित हो गया कि मैं नहीं चुराया? शू आनंद देखती है कि मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं हूँ, जिस पर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है। वह एक कदम आगे बढ़ती है तो मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ। वह फिर आगे बढ़ती है और मैं फिर पीछे हट जाता हूँ। ऐसे करते करते वह मुझे मीटिंग रूम के कोने तक धकेल देती है। अब मेरे पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। मैं मजबूर होकर पूछता हूँ, आखिर आप चाहती क्या है? शू आनंद होंठों पर मुस्कान लाकर कहती है, यह सच है कि मेरा डॉग गायब हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कभी साफ साफ कहा हो कि उसे तुमने चुराया था। और रही बात क्लोज न होने की, तो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? असिस्टेंट क्यूओ को तो ये सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। इतना सब जानने के बाद भी कहोगे कि हम क्लोज नहीं हैं? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, शूटोंग को क्या पसंद है यह तो आपके हस्बैंड को ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। मुझे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद पता होती है। अगर और कोई काम नहीं है तो कृपया रास्ता दीजिए, मुझे काम करना है। यह सुनते ही शू आनंद का चेहरा बदल जाता है। वह दांत भींचकर बोलती है, कियाओ चैन, अभी जो कहा एक बार फिर से कहो। मैं तुरंत पलटकर जवाब देता हूँ, शूटोंग, आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई, क्या सुनने में दिक्कत होने लगी है? वैसे मेरा ईएनटी डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर से परिचय है, चियांगचन हॉस्पिटल में है। जरूरत हो तो आपके लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट भी दिलवा सकता हूँ। यह सुनते ही शू आनंद गुस्से में चिल्लाती है, दफा हो जाओ यहाँ से, जिस पर मैं बिना एक सेकंड गनवाए तेजी से वहां से निकल जाता हूँ। वह ठंडी आवाज में सूंघकार भरती है और वापस अपने ऑफिस में लौट जाती है। उधर चेयरमैन ऑफिस के अंदर श्या कुयो सोफा पर लेटी गेम खेल रही होती है। धत्त तेरे की, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? इस समय अटैक नहीं करोगे तो आखिर कब करोगे? मैं सच में तुम लोगों से परेशान हो गई हूँ। पूरी टीम पागलों से भरी हुई है। गुस्से में वह गेम बंद कर देती है और फोन को सोफा पर फेंक देती है, लेकिन जैसे ही सिर उठाती है, शू आनंद को एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अंदर आते हुए देखती है। दरवाजा जोर से बंद होता है। शू आनंद चलते चलते उसकी टांगों पर नजर डालती है जो टी टेबल पर रखी होती हैं, जिस पर वह नाराज होकर कहती है, अपने पैर नीचे रखो। अपनी दोस्त का चेहरा देखते ही श्या चियाओ सब समझ जाती है। वह उत्सुकता से पूछती है, क्या तुम्हारे उस जिद्दी एक्स बॉयफ्रेंड ने फिर से तुम्हें गुस्सा दिला दिया? शू आनंद तुरंत जवाब देती है, बोलना नहीं आता तो चुप रहा करो, मेरे दिल में उस इंसान के लिए कुछ नहीं है। श्या चियाओ हंस पड़ती है, ओह, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया और तुम्हें पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मान लो अनान, तुम अब भी उससे प्यार करती हो। 4 साल बीत गए लेकिन तुम अब तक उसे भूल नहीं पाई। यह सुनकर शू आनंद तुरंत विरोध करती है, मैं उससे प्यार करती हूँ? दिन दहाड़े सपने देख रही हो क्या? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। लेकिन श्या चियाओ बिल्कुल नाराज नहीं होती। वह आराम से सोफा पर टिककर कहती है, चलो मैं याद दिला देती हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, यहाँ तक कि डॉग भी खो गया। सच में बहुत दयनीय हो प्रेसिडेंट शू। यह सुनकर शू एनान के हाथ में पकड़ा फाउंटेन पेन रुक जाता है। इसके बाद वह फोन निकालती है और कुछ टाइप करती है, मुझे डॉग थीफ मिल गया। श्या चियाओ उछल पड़ती है, कमाल है, लाइटनिंग को खोए हुए 4 साल हो गए और तुमने अब जाकर ढूंढ निकाला? डॉग मिला है या थीफ? जिस पर शू आनंद एक एक शब्द दबाकर बोलती है, दोनों मिल गए। इसके बाद वह डेस्क पर रखा लैंडलाइन उठाती है और एक नंबर डायल करती है। उधर मैं बगल वाले ऑफिस में बॉस का शेड्यूल अरेंज कर रहा होता हूँ। तभी डेस्क पर रखा इंटरनल फोन अचानक बज उठता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ, जिस पर दूसरी तरफ से शू आनंद की आवाज आती है, कियाओ चेन, 2 कप कॉफी बनाकर मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सुनिए जरा, कॉफी बनाना तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता ना, कॉफी तो आमतौर पर फेंकजिंग बनाता है, फिर मुझे ही क्यों बुला रही हैं? यह सुनकर शू आनंद कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाती है, तो क्या मैं खुद बनाऊं? फालतू बातें बंद करो और जल्दी जाओ। जी शूतोंग, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। उधर शू आनंद के फोन पर बात करने का तरीका सुनकर श्या चियाओ के मुंह में मौजूद लॉलीपॉप लगभग गले में अटक जाती है, जिस पर वह शू आनंद की तरफ अंगूठा दिखाती है। कमाल है शूटोंग, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी ऐसे बात करने की हिम्मत रखती हो? शू आनंद बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, मैं उसकी बॉस हूँ, ऐसे बात क्यों नहीं कर सकती? इसके बाद वह टॉपिक बदलते हुए पूछती है, और तुम आज इतनी फ्री क्यों हो, अब तक गई नहीं? श्या चियाओ तुरंत विरोध करती है, क्या मतलब? तुमने 2 कप कॉफी मंगवाई है, मैं यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ, क्या मुझे 1 कप कॉफी पीने का हक भी नहीं है? क्या यही शो फैमिली की हॉस्पिटैलिटी है? शू आनंद ठंडे स्वर में कहती है, मैं दोनों कप खुद नहीं पी सकती क्या? मुझे कॉफी पसंद है, कोई प्रॉब्लम? यह सुनकर
सुनकर शियाचाओ हंस पड़ती है। ठीक है, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब शूतोंग को कोई जोरदार थप्पड़ मारेगा। शू आनन आत्मविश्वास से जवाब देती है, असंभव, तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। थक थक, मैं 2 कप कॉफी लेकर अंदर आता हूँ। शियाचाओ को यहाँ देखकर मैं थोड़ा हैरान और असहज हो जाता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराते हुए खुद ग्रीटिंग करती है। क्याओ चेन, बहुत समय हो गया। हेलो शाटोंग, मैं भी शालीनता से जवाब देता हूँ। शिया क्याओ एक परफेक्ट स्माइल के साथ कहती है, फ्री हो कभी? मैं तुम्हें कॉफी पिलाना चाहती हूँ। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, बिल्कुल, बस शियाटोंग पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। जिस पर ऑफिस डेस्क के पीछे बैठी शुआनन हम दोनों की बातचीत देखती रहती है और उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। फिर वह ठंडी आवाज में बोलती है, असिस्टेंट चियाओ, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं? उसकी आवाज सुनते ही मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। वह सच में बिल्कुल नहीं बदली। पहले की तरह आज भी उसे पसंद नहीं कि मैं किसी दूसरी महिला के करीब जाऊं। थोड़ी सी बात पर भी उसे जेलसी होने लगती है। मैं कॉफी आगे रखते हुए कहता हूँ, सुतोंग, आपकी कॉफी। मैं मुड़कर जाने ही वाला होता हूँ कि पीछे से उसकी ठंडी आवाज आती है, क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी है? यह देखकर शिया चियाओ हंस पड़ती है। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता है। जब कमरे में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं तब शुआनन धीरे से सिर उठाकर पूछती है, असिस्टेंट चियाओ, असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, बॉस के हर काम में कोऑर्डिनेशन करना। जिस पर शुआनन संतुष्टि से सिर हिलाती है। वह आगे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछती। कॉफी का कप उठाकर एक घूंट लेती है, लेकिन अगले ही पल लगभग कॉफी थूक देती है। तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं अब भी प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखता हूँ। एक्सुतोंग, आपने सिर्फ कॉफी बनाने को कहा था, यह नहीं बताया था कि कौन सी कॉफी चाहिए। मैं तो नॉर्मली इंस्टेंट कॉफी ही पीता हूँ। असल में दोनों कप में से सिर्फ एक कप इंस्टेंट कॉफी होता है। मैं उसकी आदत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए जानबूझकर वही कप उसकी तरफ रखता हूँ। उसके साथ थोड़ा मजाक करना अलग बात है, लेकिन किसी क्लाइंट के साथ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। यह सुनकर शुआनन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन चाहे आसमान से चाकू ही क्यों न गिर जाए, उसे मेरे मुंह से निकली बात पर यकीन नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद मजाक खत्म होता है और मैं आज के शेड्यूल की रिपोर्ट देना शुरू कर देता हूँ। रिपोर्ट खत्म होने पर शुआन अपनी पॉकेट से कार की निकालकर डेस्क पर रखती है, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहती है, यह तुम्हारे लिए है, कार कंपेंसेशन। मैं तुरंत मना कर देता हूँ, जरूरत नहीं है शुटोंग, मेरी पुरानी कार की कीमत शायद इस नई कार के एक व्हील के बराबर भी नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी पहले ही कंपेंसेशन दे चुकी है। शुआनन भौहें उठाकर पूछती है, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पैसे से मार रही हूं मैं? मेरी माँ की तरह मैं भी वही मानती हूँ। मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी है तो नई कार देना मेरा फर्ज है, और अगर चाहो तो कैश भी ले सकते हो। इसके बाद वह अचानक टॉपिक बदल देती है, वैसे असिस्टेंट चियाओ, तुमने मेरा कॉन्टैक्ट ऐड क्यों नहीं किया? अगर मुझे कभी तुम्हें ढूंढना हुआ तो क्या करूंगी? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, इंटरनल वर्क ग्रुप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि वह बीच में बोल पड़ती है, तो अब फैसला करो, खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे या फिर मैं तुम्हारा नाम वर्क ग्रुप में टैग करूं? यह सुनते ही मैं तुरंत फोन निकाल लेता हूं, उसके सामने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं। शूटोंग, अब ठीक है? जिस पर शू अनंत संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। हाँ, अब जाकर काम करो। जी शूटोंग। मैं मुड़कर बाहर निकलने लगता हूँ, लेकिन तभी उसे जैसे कुछ याद आता है। छाओचन, मैं सिर्फ 2 कदम ही चला होता हूँ। मन ही मन सोचता हूँ, अब ये फिर क्या नया ड्रामा शुरू करने वाली है? क्या सारी बातें एक बार में नहीं कर सकती? मैं वापस मुड़कर अपनी प्रोफेशनल स्माइल दिखाता हूँ। शूटोंग, और कोई आदेश? वह कुछ सेकंड मुझे देखती रहती है, फिर पूछती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फोन नंबर है? मेरा दिल एक पल के लिए उछल पड़ता है, लेकिन मैं सामान्य चेहरा बनाए रखता हूँ। जी। यह सुनकर शुअनन आखिरकार हाथ हिलाकर मुझे जाने का इशारा करती है। असल में उसे डर होता है कि अगर चियो चेन कुछ देर और यहीं रहा तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाएगी और उसे पीट ही देगी। 4 साल बीत चुके थे, लेकिन दर्द सिर्फ उसे ही क्यों झेलना पड़ा, जिस पर वह मन ही मन सोचती है। मैं जानबूझकर तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी छाओचेन। तुम एक बार फिर मेरी दुनिया में वापस आ चुके हो, अब दोबारा भागने के बारे में सोचना भी मत। उधर प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं जोर से अपनी छाती थपथपाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर निकला हूँ। आज शुअनन कुछ अलग ही लग रही थी। वह पहले वाली शुअनन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन तभी मुझे अचानक याद आता है कि नए घर में अभी तक सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाया है, जिस पर मैं तुरंत ऑनलाइन जाकर 2 कैमरों ऑर्डर कर देता हूँ। लंच ब्रेक के दौरान मैं कैफेटेरिया में चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ, फिर खुद ही सिर हिलाता हूँ। शुअनन जैसी बॉस यहाँ क्यों आएगी? वह आखिर कंपनी की प्रेसिडेंट है, ऐसी जगहों पर आने की जरूरत ही क्या है? उसी समय फेंगजेंग बोल पड़ता है, सच कहूं तो शूतोंग बहुत अच्छी बॉस है। पहले वाला झो बापी तो हर दिन बेवजह प्रॉब्लम निकालता रहता था, शूतोंग बिल्कुल अलग है। मैं हंसकर पूछता हूँ, वह बूढ़ा झो बापी क्या कहता था? फेंगजेंग तुरंत उसकी नकल करता है, अगर सब कुछ मैं ही बता दूं तो फिर तुम्हें सेक्रेटरी रखकर क्या फायदा? हम लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ये जुनहाओ सुबह वाली बात छेड़ देता है।
चाओचन, आज सुबह क्या हुआ था? ऐसे भाग क्यों रहे थे जैसे कोई भूत पीछे पड़ गया हो? मैं बेबस होकर जवाब देता हूँ, पूछो मत। कल रात मेरी कार पलट गई थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं सिर हिलाकर मना करता हूँ। इसके बाद मैं रात की पूरी घटना उन्हें बता देता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद ये जुन्हा और फेंग जेंग एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें चमक उठती हैं। स्पष्ट था कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वे एक साथ पूछ बैठते हैं, चाओचन, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा और चूतों का पहले से कोई कनेक्शन था? वरना वह खाली बैठकर तुम्हारी कार क्यों पलटती? मैं दांत पीसते हुए जवाब देता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग खराब है। यह सुनते ही ये जुन्हाव डरकर चारों तरफ देखने लगता है, फिर चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है। भाई, तुम सच में कुछ भी बोल देते हो। ये कैफेटेरिया है, अगर शू टोंग ने सुन लिया तो क्या नौकरी बची रहेगी? इसी बीच अब तक चुप बैठा फेंग जेंग अचानक बोल पड़ता है, रुको, तुम दोनों कहीं एक्स लवर्स तो नहीं हो? अब छिपाने का कोई फायदा नहीं बचता। मैं मजबूरी में सिर हिला देता हूँ, जिस पर दोनों एक साथ उछल पड़ते हैं। क्या चूतोंग वही एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था? मैं उन्हें घूरते हुए कहता हूँ, धीरे बोलो, क्या यह कोई गर्व करने वाली बात है? इसके बाद फेंग जेंग उत्सुकता से पूछता है, तो क्या शू टोंग ने तुम्हें कंपेंसेशन दिया? मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ, हाँ, एक BMW। यह सुनते ही दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। फिर फेंग जेंग ईर्ष्या से भरकर कहता है, अगर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर होती तो ब्रेकअप के बाद भी मैं खुशी खुशी उसके साथ डेट पर चला जाता। मैं धीरे से एक और बात जोड़ देता हूँ, लेकिन लगता है उसे ये पता चल गया है कि उसका डॉग मैंने ही चुराया था। जिस पर ये जून हाओ और फेंग जेंग एक साथ हाथ जोड़ लेते हैं। ब्रोदर, इस बार तो तू गया। मेरे मन में तुरंत एक ही ख्याल आता है, ये डॉग चोरी वाली बात उस खतरनाक वुमन को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उसके बदला लेने वाले तरीके को देखते हुए हो सकता है वो सीधे पुलिस तक बुला ले। दोपहर का ब्रेक शुरू होता है, शायद इसलिए क्योंकि शुआनान का ऑफिस मेरे ऑफिस के बिल्कुल बगल में था। मैं डेस्क पर सिर रखकर भी सो नहीं पाता हूँ। मुझे डर लग रहा होता है कि कहीं कल रात की तरह फिर से उसका सपना ना आ जाए। सच में जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया हो। शाम को ऑफिस छुट्टी होने से पहले मुझे शुआनान का मैसेज मिलता है, मेरे ऑफिस में आओ। मैं अभी अभी कंप्यूटर शट डाउन करता हूँ, डेस्क पर रखा फोन उठाकर अनलॉक करता हूँ, फिर मुंह बनाकर उसकी आवाज की नकल करता हूँ, मेरे ऑफिस में आओ। एटीट्यूड देखो इसका। मैं तिरस्कार से नाक सिकोड़ता हूँ और बगल वाले चेयरमैन ऑफिस की तरफ चल पड़ता हूँ। डोर के सामने पहुंचकर मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर नॉक करता हूँ। शू जनरल मैनेजर, आपने बुलाया था? उधर शुआनान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी होती है। वो सोफा की तरफ इशारा करती है। मैं देखता हूँ कि सोफा पर कई शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कहीं मुझे सोफा पर बैठकर वेट करने को तो नहीं कह रही। उसके हिसाब से तो अच्छा है कि मुझे घुटनों के बल खड़ा नहीं करवा रही। 5 मिनट वेट करो। शुआनान मेरी तरफ देखती है। मैं अब भी वहीं खड़ा रहता हूँ, जिस पर वो मीटिंग का माइक्रोफोन म्यूट कर देती है और कहती है, वहां क्लॉथ्स रखे हैं, एक सेट चुनो और चेंज कर लो। क्या मैं कपड़े चेंज करूं? जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुरंत मना कर देता हूं, शू जनरल मैनेजर, मुझे लगता है मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस पर शू आन आन हल्का सा व्यंग्यात्मक हंसती है। तुम इसी चीप ऑफिस सूट में मेरे साथ क्लाइंट से मिलने जाओगे? उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर भड़क जाता हूँ। ये मेरे पास सबसे महंगा सूट था, क्या उसे कोई बीमारी है? आखिर में मैं जवाब देता हूँ, मुझे लगता है एक्स यू जनरल मैनेजर की एस्थेटिक सेंस में प्रॉब्लम है। क्लाइंट से मिलने के लिए सूट पहनना सबसे प्रॉपर चॉइस है। मुझे अब भी जिद करते देखकर वो मुस्कुराती है, फिर शरारती अंदाज में भौं उठाकर कहती है, मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तुम आराम से सोच सकते हो। लेकिन 5 मिनट बाद भी अगर तुमने चूज नहीं किया तो मुझे खुद तुम्हारे लिए कपड़े चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। सच में दिमाग खराब है, जैसे मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर शू आन आन बड़े आराम से कहती है, अंदर रेस्ट रूम है, वहां जाकर चेंज कर सकते हो। मैं फिर भी मना करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही शू आन आन खड़ी होती है, मैं तुरंत एक बैग उठाता हूँ और भागते हुए लाउंज रूम में घुस जाता हूँ। अंदर पहुंचते ही मैं इंस्टिंक्टिवली डोर लॉक कर देता हूँ, फिर खुद को थोड़ा शांत करता हूँ। इसके बाद कमरे को देखने लगता हूँ। यह लाउंज रूम लगभग मेरे पूरे अपार्टमेंट जितना बड़ा था। सच में आज भी सब कुछ शुआनान की पसंद के अनुसार ही सजा हुआ था। इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला था। मैं सारे क्लॉथ्स निकालकर देखने लगता हूँ। आखिर में डार्क ब्लू कलर का सबसे नॉर्मल सूट चुनता हूँ। कपड़े बदलने के बाद जैसे ही डोर खोलने वाला होता हूँ, मेरा हाथ अचानक रुक जाता है। मेरी शर्ट का ऊपर वाला बटन गलत लग गया था, जिसकी वजह से कॉलर थोड़ा खुल गया था और कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। मैं बड़बड़ाते हुए गाली देता हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? क्या किसी को अगले जन्म के लिए भेजना है? उधर बाहर से शू आनन की आवाज आती है, डोर खोलो, मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं। मैं चिढ़कर चिल्लाता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, बस हो गया, 2 मिनट वेट नहीं कर सकती? नहीं, टाइम नहीं है। आखिर में डोर खोल देता हूँ। शुआनन मेरी तरफ देखती है, डार्क ब्लू सूट में मुझे ऊपर से नीचे तक इवैल्यूएट करती है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन मन ही मन सोचती है, क्या हुआ, साइज सही नहीं है क्या? ये अपनी कॉलर को बार बार हाथ से क्यों ढक रहा है? मैं जल्दी से कहता हूँ, शू जनरल मैनेजर, मैं बाहर जा रहा हूँ, रुको। उसकी आवाज सुनकर मैं वहीं रुक जाता हूँ। फिर शू आनान मेरी तरफ बढ़ने लगती है। मैं घबरा जाता हूँ। शू जनरल मैनेजर, आप मेरी बॉस हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप। मैं महसूस करता हूँ कि उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के पास पहुंच चुकी हैं, जिस पर शुआनान मुझे ऐसे देखती है जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। अगले ही सेकंड वो मेरी कॉलर बोन के पास वाला बटन खोलती है, फिर उसे सही तरीके से दोबारा बंद कर देती है। बस इतना ही। मैं कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रह जाता हूँ, तो वो सिर्फ मेरा बटन ठीक कर रही थी। मेरी रिएक्शन देखकर शू अनन हल्का सा हंस देती है। असिस्टेंट क्वियो, बाहर नहीं जा रहे, या फिर यहीं रुककर अपनी बॉस को कपड़े चेंज करते देखना चाहते हो? यह सुनते ही मुझे होश आता है। मैं जल्दी से पुराने कपड़े उठाता हूँ और वहां से भाग निकलता हूँ। उधर शुआन वार्डरोब खोलती है, फिर डार्क ब्लू इवनिंग ड्रेस पहन लेती है, जिस पर उसे अभी अभी वाला सीन याद आता है जब उसने चियो चेन का बटन ठीक किया था। तब भी वो हैंडसम था, लेकिन अब का चियो चेन पहले से ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रहा था। यह सोचकर वो खुद पर कड़वी हंसी हंस देती है। सपने देखना बंद करो शुआनान, तुम वही वुमन हो जिसे उसने छोड़ दिया था। इसके बाद वो ड्रेस ठीक करने के लिए नीचे झुकती है। तभी फ्लोर पर चमकती हुई एक मेटल ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। वो एक रिंग होती है। लगता था कि ये चियाओ चेन की रिंग थी, जिस पर वो कैजुअली रिंग उठाकर अपने हैंडबैग में रख लेती है। उधर मैं वापस अपनी डेस्क पर आ जाता हूँ, लेकिन अचानक मुझे महसूस होता है कि मेरी छोटी उंगली में कुछ मिसिंग है। अगले ही पल मेरा चेहरा बदल जाता है। गया काम से। मेरी रिंग कहाँ गई? सुबह घर से निकलते वक्त तो वो मेरे हाथ में थी, फिर आखिर गिरी कहाँ? इसी दौरान शुआनान बाहर आती है। वो मुझे फ्लोर पर झुककर कुछ ढूंढते हुए देखती है, जिस पर वो पूछती है, क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहा हूँ एक्सयू जनरल मैनेजर, मेरी रिंग खो गई है। क्या मैं आपके लाउंज रूम में जाकर देख सकता हूँ? जाओ, खुद जाकर ढूंढ लो। मैं तुरंत अंदर चला जाता हूँ, जिस पर शुआनान मेरी जाती हुई बैग को देखती है और मन ही मन नाराज हो जाती है। सिर्फ एक रिंग ही तो है, लेकिन इसे देखकर लगता है वो रिंग उसके लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच में जलन हो रही है। इसके बाद शुआनान आदतन मेरी डेस्क को व्यवस्थित करने लगती है, फिर मेरी कार की उठाकर बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या किया है। शुआनान, तुम सच में पागल हो गई हो। क्या अभी उसकी केयर करना आदत बन चुका है? इतने साल पहले ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी ये सब इतनी नेचुरली कैसे कर लेती हो? आदत सच में बहुत डरावनी चीज होती है। जब शुआनान दोबारा ऑफिस में लौटती है, तब वो मुझे सिर झुकाकर खुद से बातें करते हुए देखती है। आखिर मिल क्यों नहीं रही? सुबह तो यहीं थी। मैं उसे आते हुए देखता हूँ। उसके हाथ में मेरी कार की होती है। एक्सयू जनरल मैनेजर, आप कब वापस आई? मैं जल्दी से की ले लेता हूँ, थैंक यू। फिर मुझे अचानक कुछ याद आता है। वैसे जब आप कपड़े चेंज कर रही थीं, तब क्या आपको एक प्लैटिनम रिंग दिखाई दी? जिस पर शुआनान मुझे गौर से देखने लगती है। क्या वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव है? मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, रिंग महंगी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे दी थी वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट? ये शब्द सुनते ही शुआनान की आंखों में हल्की उदासी चमक जाती है। किसने दी थी जो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे आप नहीं जानती, लेकिन वो मेरे लिए बहुत खास है। यह सुनकर उसकी आंखों में दर्द की एक लहर गुजर जाती है। वो चुपचाप मुझे देखती रहती है। इसी दौरान मुझे अचानक याद आता है कि आज रात बैंकेट पार्टी भी है। मैं जल्दी से कहता हूँ, एक्सयू जनरल मैनेजर, बैंकेट शुरू होने वाला है, हमें निकलना चाहिए। जिस पर शुआनान धीरे से सिर हिलाती है और बाहर चल देती है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, लेकिन मन ही मन एक सवाल घूम रहा होता है, थोड़ी देर बाद कार कौन ड्राइव करेगा? तो आखिर मैं शुआनान की कार चलाकर ले जा रहा हूँ, या फिर मामला आखिर सॉल्व कैसे होने वाला है? एलिवेटर बेसमेंट पार्किंग तक पहुंचता है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मेरी नजर तुरंत एलिवेटर के पास खड़ी एक काली मर्सिडीज बिजनेस कार पर पड़ती है। ड्राइवर हमें आते हुए देखता है और तुरंत पीछे वाला दरवाजा खोल देता है, जिस पर शुआनान सीधे जाकर कार में बैठ जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर मुझे कहाँ बैठना चाहिए। थ्योरी के हिसाब से तो मुझे बॉस के साथ पीछे बैठना चाहिए, ताकि रास्ते में वर्क डिस्कशन हो सके, लेकिन मैं शुआनान के इतने करीब बैठना बिल्कुल नहीं चाहता था। सच में बहुत झंझट थी। शुआनान मुझे वहीं खड़ा देखकर पूछती है, अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या तुम्हें कार में बैठने के लिए भी मेरा इन्विटेशन चाहिए? यह सुनते ही मैं तुरंत फ्रंट पैसेंजर डोर खोलकर बैठ जाता हूँ, फिर ड्राइवर को शालीनता से ग्रीटिंग देता हूँ। हेलो ब्रदर, मैं चाओ चेन हूँ, चूतों का नया असिस्टेंट। ड्राइवर आदतन पीछे बैठी शुआनान की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आता कि जवाब दे या नहीं, जिस पर शुआनान उसकी नजर महसूस करके सिर उठाती है। कार चलाओ, मुझे क्या देख रहे हो? कोई काम है मुझसे? ड्राइवर समझ जाता है कि उसे कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने वाली, इसलिए वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता है। हेलो असिस्टेंट क्वियो, मैं शूटोंग का ड्राइवर हूँ। मेरा नाम सॉन्ग जिया है, आप मुझे श्याओ सॉन्ग कह सकते हैं। यह सुनकर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, आप शूटोंग के ड्राइवर हैं? तो कल वाले अंकल कहाँ गए? यह सुनते ही शुआनान हमारी बातचीत देखती है और हल्की सी ठंडी सांस भरती है। फिर मन ही मन सोचती है, सच में समझ नहीं आता क्या चेन इतना इजी गोइंग इंसान भी हो सकता है। मेरे सामने तो 2 शब्द बोलना भी पसंद नहीं करता, लेकिन किसी और के सामने मिनटों में फ्रेंडशिप कर लेता है। लगता है मुझे पीछे बैठना ही नहीं चाहिए था, सीधे ड्राइवर सीट पर बैठ जाती और इन दोनों को पीछे बैठकर आराम से बातें करने देती। उधर श्याओ सॉन्ग जवाब देता है, वो मेरे अंकल हैं, आज शूतोंग की कार रिपेयर के लिए गैराज गए हैं, इसलिए आज मैं उनकी जगह आया हूँ। हम दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से शुआनान की हल्की नाराज आवाज आती है, चलना भी है या नहीं?
या फिर मैं ही आगे आकर कार चला लूं? तुम दोनों पीछे बैठकर आराम से बातें करते रहना। यह सुनते ही श्याओ सॉन्ग घबरा जाता है। वह तुरंत डोर लॉक का बटन दबाता है। सॉरी शुटोंग, शुटोंग सीट बेल्ट लगा लीजिए, हम निकल रहे हैं। इसके बाद कार चल पड़ती है। मैं और श्याओ सॉन्ग भी बातचीत बंद कर देते हैं। उधर मैं दिमाग पर जोर डालने लगता हूँ कि आखिर वह रिंग कहाँ गिर गई थी। फिर मैं सेक्रेटरी ग्रुप खोलकर फेंक जेंग और ये जुनहाओ को मैसेज करता हूँ, लेकिन दोनों जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, जिस पर मुझे थोड़ा निराशा होती है। उधर पीछे बैठी शिव आनंद के एंगल से मेरे फोन की स्क्रीन साफ दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद वह हल्के से खांसती है, जैसे मुझे याद दिला रही हो, असिस्टेंट क्वियो, क्या पहले भी जब बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने जाते थे तब भी रास्ते में फोन ही चलाते रहते थे? यह सुनकर मैं तुरंत रुक जाता हूँ और फोन पॉकेट में रख देता हूँ। सॉरी शुटोंग, बस एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इसके बाद मैं पूरे रास्ते फोन को दोबारा नहीं देखता। कुछ देर बाद आखिरकार कार होटल पहुंच जाती है। श्याओ सॉन्ग पीछे मुड़कर पूछता है, शुटोंग क्या मुझे भी अंदर चलना चाहिए? यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, लेकिन शिव आनंद सिर हिलाकर जवाब देती है, जरूरत नहीं शिव सॉन्ग, जाकर लंच कर लो, 2 घंटे बाद वापस आकर हमें पिक कर लेना। कार से उतरने के बाद मैं सहजता से शिव सॉन्ग के साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेता हूँ। यह देखकर शिव आनंद का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। फिर वह मन ही मन सोचती है, कियाओ चेन, मैं सच में नाराज होने लगी हूँ। जब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ तो तुम इग्नोर कर देते हो, लेकिन किसी और को ऐड करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। सच में दिल दुखता है। इसके बाद वह मेरा इंतजार भी नहीं करती, सीधे होटल के अंदर चली जाती है। जब हम प्राइवेट डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं तब तक 6 पार्टनर्स वहां मौजूद होते हैं। उनमें से 2 तो अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाए होते हैं। शुआनन कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डालती है, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, सॉरी एवरीवन, मुझे थोड़ी देर हो गई। जिस पर सामने बैठे लोग तुरंत हंस पड़ते हैं। कोई बात नहीं, हम ही जल्दी आ गए थे। जल्दी किसी को कहो जो टोंग के लिए ड्रिंक डाल दे। एक आदमी उठने ही वाला होता है, लेकिन जू आनन हाथ उठाकर उसे रोक देती है। जरूरत नहीं लियू टोंग, मैं अपना कंपेनियन साथ लाई हूँ। मैं तुरंत उसका मतलब समझ जाता हूँ। टेबल पर रखी रेड वाइन उठाता हूँ और शू अनन के साथ उसके फ्रेंड के ग्लास में आधा आधा भर देता हूँ। आखिर शू अनन जैसी बॉस भी ड्रिंक से नहीं बच सकती, तो फिर मेरे जैसे असिस्टेंट की क्या औकात थी। वैसे भी रिंग होने की वजह से मेरा मूड पहले से खराब था, इसलिए मैं बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश एयर लेना चाहता था। मैं झुककर धीरे से कहता हूँ, शुटोंग मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। शू अनन सिर्फ हल्का सा हम्म कहती है, जिस पर मैं फोन उठाकर बाहर निकलने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ तभी पीछे से एक बेहद भद्दी आवाज सुनाई देती है, अरे ब्यूटीफुल लेडी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। अगर मैं खुश हो गया तो शायद तुम्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूं। यह सुनते ही पूरे बैंकेट हॉल का शोर अचानक गायब हो जाता है। कमरा एकदम शांत हो जाता है। मैं तुरंत पलटकर देखता हूँ, सामने एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा होता है। वह बेहद गंदी नजरों से शू अनन को घूर रहा होता है। यह आदमी पहली बार ऐसे बिजनेस बैंक्वेट में आया होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके सामने बैठी महिला कौन है। वह शू आनन को किसी सीईओ की छोटी असिस्टेंट समझ लेता है, इसलिए इतनी बेहुदा बातें करने की हिम्मत कर लेता है। यह सुनकर शू आनन धीरे से अपना वाइन ग्लास नीचे रखती है, फिर बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उस आदमी को देखती रहती है। कमरे का माहौल पल भर में जम जाता है। उस आदमी की रीढ़ तक ठंडी पड़ जाती है। वह घबराकर नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। उसी समय शिव आनंद अपने लाल होंठ खोलकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी मेरी आवाज सुनाई देती है, शिवटोंग, चेयरमैन आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं हर शब्द बेहद साफ और स्पष्ट बोलता हूँ, जिस पर शिव आनंद हैरानी से मेरी तरफ देखती है। फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वह तुरंत मेरा इशारा समझ जाती है, फिर खड़ी होकर कहती है, एवरीवन एक्सक्यूज मी। इसके बाद वह उस अधेड़ आदमी पर एक ठंडी नजर डालती है और बाहर निकल जाती है। उधर वह आदमी अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगता है। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ जाता है। खत्म हो गया, इस बार सच में खत्म हो गया। इतने लोगों में से जाकर शू तोंग को ही नाराज कर दिया। हम दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन शू अनन का सीना अब भी गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा होता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता। मैं देखता हूं कि उसके हाथों की उंगलियां तक हल्का कांप रही हैं, जिस पर मैं धीरे से उसके कंधे और पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना देता हूं। इस बार वह मुझसे दूर नहीं हटती। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं, फिर वह दबे हुए स्वर में पूछती है, चाओचन तुम्हारे पास कैंडी है? मैं सिर हिलाता हूँ। पॉकेट से कैंडी निकालते हुए पूछता हूँ, शूटोंग कौन सी कैंडी चाहिए? मेरे पास सिर्फ मिंट कैंडी है, वैसे उसका टेस्ट बहुत खास नहीं है। शू अनंत झुंझलाकर कहती है, इतनी बातें मत करो, बस दे दो। वह जल्दी से रैपर खोलती है और कैंडी मुंह में डाल लेती है। मिंट की ठंडी खुशबू उसके मुंह में फैल जाती है, जिस पर वह आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे उसका मूड शांत होने लगता है और वह फिर से वही काम और रैशनल शुआन बन जाती है। अगर यह को-ऑपरेशन शेन एंड कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण न होता, और अगर वह पार्टनर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन छोड़ना नहीं चाहती होती, अगर नहीं होता तो मैं अब तक उस आदमी को इस पूरी इंडस्ट्री से गायब करवा चुकी होती। जिस पर तभी एक जानी पहचानी, गहरी और शांत मेल वॉइस सुनाई देती है, आनंद तुम यहाँ कैसे? एक आदमी चलते हुए हुआ आनंद के सामने आ जाता है, जिस पर हुआ आनंद उसकी तरफ देखकर जवाब देती है, क्लाइंट्स के साथ डिनर पार्टी थी और तुम अकेली आई हो? जिसके जवाब में वह कहता है, मैं फोस्टर मदर के साथ डिनर करने आया हूँ।
फिर वह आगे कहता है, आनंद क्या तुम चलकर उनसे हेलो नहीं बोलोगी? जिस पर हुआ अन अन हाथ हिलाकर मना कर देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बेवजह सबका मूड खराब हो जाएगा। यह कहकर वह उसके पास से निकलकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वह आदमी उसे फिर से रोक लेता है। अनन बहुत समय हो गया है, तुम घर वापस नहीं आई, क्या तुम्हें सच में घर की बिल्कुल याद नहीं आती? जिस पर मैं बगल में खड़ा उस आदमी को ध्यान से देखने लगता हूँ और तभी मुझे याद आता है, अरे ये वही आदमी नहीं है क्या 4 साल पहले जो हुआ आनंद के साथ मॉल में वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गया था। कोई हैरानी नहीं कि ये इतना जाना पहचाना लग रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं धीरे से एक कदम पीछे हट जाता हूँ। क्या मामला है? मैं घर जाकर क्या करूं? वह घर तो कभी मेरा था ही नहीं। जिस पर वह आदमी फिर कहता है, अनहान 4 साल हो गए हैं। फॉस्टर मदर से गलती हुई थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हुआ आनंद ठंडे स्वर में बोल पड़ती है, थमहंग तुम खुद को समझते क्या हो? किसने तुम्हें हक दिया कि मेरी जिंदगी में दखल दो? यह कहकर वह उसकी प्रतिक्रिया की बिल्कुल परवाह नहीं करती और सीधे आगे बढ़ जाती है। जिस पर मैं भी जल्दी से कुछ कदम पीछे हट जाता हूँ ताकि उनकी लड़ाई में कहीं मेरा नाम ना आ जाए। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगते हैं। आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था और हुआ आनंद घर क्यों नहीं जाती? ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। जिस पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं प्राइवेट रूम में वापस जाकर उसका इंतजार करूं। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचकर अंदर का माहौल देखता हूं तो अचानक अंदर जाने का मन ही नहीं करता। जिस पर मैं दरवाजे के पास दीवार से टिककर खड़ा हो जाता हूं और अनजाने में हादसे में हुआ अन के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगता हूं। मुझे उसके हंसते वक्त पड़ने वाले डिंपल्स याद आते हैं, उसका क्यूट तरीके से नखरे करना याद आता है, फिर ब्रेकअप वाला दिन याद आता है, उसकी लाल आंखें याद आती हैं जब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक रही थी, और फिर मुझे आज की बॉस हुआ आनंद याद आती है। वही ठंडी, दूर और किसी को पास न आने देने वाली हुआ आनंद। उसकी हर एक शक्ल, हर एक एक्सप्रेशन आज भी मेरे दिमाग में साफ बसा हुआ है, जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल पाता। तभी एक आवाज सुनाई देती है, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट है क्या? जिस पर मैं पलट कर देखता हूँ और सामने हुआ आनंद खड़ी होती है। वह एक बार रूम के अंदर देखती है, फिर मुझसे कहती है, मैं तुम्हारा कोट लेने अंदर जा रही हूँ, तुम जाकर बिल क्लियर कर दो, बाद में हम लॉबी में मिलते हैं। यह कहकर वह इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाती है, मेरा कोट उठाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। इसके बाद मैं पेमेंट करके लॉबी के एक कोने में बैठकर उसका इंतजार करने लगता हूँ। तभी मेरी नजर बाहर निकलते हुए लोगों के एक ग्रुप पर पड़ती है और उनके बीच में चल रही महिला को देखते ही मैं पहचान जाता हूँ। वह हुआ आनंद की माँ थी और उसके साथ बात कर रहा आदमी वही थाम हैंग था जिसे हुआ आनंद का फियांस कहा जाता था। खुशकिस्मती से मैं जिस जगह बैठा था वहां से मुझे सब साफ दिखाई दे रहा था, वरना शायद मैं उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाता। उधर हुआ आनंद मेरा कोट लेकर बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही उसकी माँ से आमना सामना हो जाता है, जिस पर उसकी माँ तुरंत आवाज लगाती है, आनंद। हुआ आनंद के कदम वहीं रुक जाते हैं। फिर उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी माँ अपने माँ हूँ? देश वापस आ गई लेकिन घर आने की जरूरत तक महसूस नहीं हुई। इतने साल हो गए, तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ? यह सुनकर हुआ आनंद की आंखों में ठंडापन और गहरा हो जाता है। ड्रामा? तो आपकी नजर में पिछले 4 साल सिर्फ मेरा ड्रामा था? लेकिन ठीक है, आप हमेशा से ऐसी ही रही हैं, आपको कभी मेरी परवाह थी ही नहीं। जिस पर उसकी माँ गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ हुआ आनंद, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जिसके जवाब में हुआ आनंद बिना डरे कहती है, अगर आप मेरी माँ नहीं होती तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ घर छोड़कर चली जाती। यह कहकर वह बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसके हाथ में पकड़ा कोट देख लेती है, जिस पर वह ऊंची आवाज में चिल्लाती है, हुआ आनंद वहीं रुक जाओ, अब किस आदमी के साथ घूम रही हो? और हंग को देखकर है तक नहीं कहा, दिन ब दिन तुम्हारी मैनर्स खत्म होती जा रही हैं। जिस पर हुआ आनंद बिना पीछे मुड़े जवाब देती है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप इसमें दखल देना बंद कर दें। यह कहकर वह सीधे होटल से बाहर निकल जाती है, जिस पर थाम हंग उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है, फॉस्टर मदर आप एन का स्वभाव जानती हैं, उससे नाराज मत होइए। लेकिन उसकी माँ ठंडे स्वर में कहती है, अगर उसे तुम पसंद नहीं हो तो नुकसान उसी का है, आखिर तुम हुआ परिवार के होने वाले दामाद हो। उन लोगों के पूरी तरह चले जाने के बाद ही मैं अपने कोने से बाहर निकलता हूँ, लेकिन अभी भी उनके बीच हुई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। आखिर हुआ आनंद ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या वह फैमिली द्वारा तय की गई शादी से खुश नहीं थी? लेकिन अगर खुश नहीं थी तो उसने शादी की ही क्यों? उसकी माँ ने अभी साफ कहा था कि थाम हंग हुआ परिवार का दामाद है। जिस पर मैं जितना सोचता हूँ उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होता जाता हूँ। तभी अचानक मेरा फोन बज उठता है। मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ और वहां एक जाना पहचाना नंबर दिखाई देता है, जिस पर मैं तुरंत कॉल रिसीव कर लेता हूँ। अब क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं अभी आता हूँ। उधर पार्किंग लॉट में हुआ अन अपनी कार के सहारे खड़ी होती है, एक हाथ में मेरा कोट पकड़े हुए और सिर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबी हुई दिखाई देती है। तभी उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई देती है, जिस पर वह सिर उठाकर पूछती है,
कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था लॉबी में वेट करना, जिस पर मैं तुरंत बहाना बना देता हूँ। अभी एक फोन कॉल आ गई थी। वह बस हल्का सा सिर हिलाती है, फिर कार में बैठ जाती है। लेकिन जब वह देखती है कि मैं अभी भी बाहर खड़ा हूँ तो अजीब नजरों से मुझे देखती है। कार में बैठोगे नहीं या फिर जॉब नहीं करनी? जिस पर मैं मजबूरी में कार में बैठ जाता हूँ। इसके बाद कार होटल से निकलकर मेन रोड पर दौड़ने लगती है। तभी टीटोंग पूछता है, हुआ तोंग, कंपनी चलना है या पहले क्यूथन को घर छोड़ना है? जिस पर हुआ अन अन कहती है, पहले इसे घर छोड़ दो। फिर त्यूतोंग मेरी तरफ देखकर पूछता है, थनचे का आपका घर कहाँ है? लेकिन यह सुनते ही हुआ अन अन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ट्यूतोंग, तुमने इसे क्या कहा? थान का? बेचारा ट्यूतोंग तुरंत घबरा जाता है। हुआ तोंग, क्या आप दोनों काफी क्लोज हैं? जिस पर मैं जल्दी से जवाब देता हूँ, मैं सोथू हाईकुआन कम्युनिटी में रहता हूँ, कंपनी के पास ही है। रास्ता पता है? जी पता है। इसके बाद पूरे रास्ते हुआ अन अन आंखें बंद किए बैठी रहती है और एक शब्द भी नहीं बोलती, जबकि मैं लगातार यही सोचता रहता हूँ कि आखिर मेरी रिंग गिरी कहाँ थी। कंपनी इतनी बड़ी है, अगर वह ऑफिस में नहीं गिरी तो उसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल होगा। कुछ देर बाद टीटोंग कहता है, थान का पहुंच गए। कार कम्युनिटी गेट के सामने रुक जाती है, जिस पर मैं नीचे उतरकर दोनों को गुड बाय कहता हूँ। थैंक्स टीओटोंग। हुआ टोंग, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। उधर आधी खुली कार विंडो के पीछे बैठी हुआ आन आन चुपचाप मेरी दूर जाती हुई पीठ को देखती रहती है और जब मैं पूरी तरह नजरों से ओझल हो जाता हूँ तब वह टीओ टोंग से कार चलाने के लिए कहती है। लेकिन उसके बाद वह अचानक एक और आदेश देती है, जाकर पता करो इस कम्युनिटी की बिल्डिंग 16 फ्लोर 8 में कोई अपार्टमेंट खाली है या नहीं। रेंट पर मिले या खरीदना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे महीने के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। जिस पर टीओ टोंग हैरानी से पूछता है, हुआ टोंग, आप यहाँ रहने वाली हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक बात समझ नहीं आई, जरूरी फ्लोर 8 और बिल्डिंग 16 ही क्यों है? दूसरी जगह नहीं चल सकती? यह सुनकर हुआ अन अन उसे घूरती है। देश वापस आने के बाद तुम बहुत बोलने लगे हो, जो कहा है वही करो। जी समझ गया। उधर रात में खाली और शांत विला के अंदर हुआ आनंद सोफा पर बैठी होती है। उसके हाथ में वही रिंग होती है जिसे वह उंगलियों के बीच घुमाते हुए देख रही होती है। बस एक सस्ती सी रिंग है, इतना गरीब गिफ्ट भी कोई देता है क्या? ज्यादा देर देखो तो गंदी तक लगने लगती है। यह कहते हुए वह रिंग को सीधे डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर थान देख ले कि उसकी रिंग डस्टबिन में पड़ी है तो शायद वह मुझसे लड़ पड़े। इसके बाद वह ऊपर जाकर नहाती है, फिर नीचे लौटकर एक गिलास पानी भरती है और काफी देर तक डस्टबिन को घूरती रहती है। आखिरकार वह धीरे से झुकती है और डस्टबिन के अंदर से वही रिंग दोबारा उठाकर अपनी हथेली में रख लेती है। और जैसे ही मैं घर के अंदर कदम रखता हूँ, तिया चौप बिजली की तरह दौड़कर मेरे पास आ जाता है। वह मेरे पैरों के चारों तरफ घूमता है, पूंछ हिलाता है और लगातार मुझसे लिपटने की कोशिश करता है। जिस पर मैं थके हुए अंदाज में अपना कोट दरवाजे के पास लगे हैंगर पर टांगता हूँ, फिर झुककर तिया चौप को अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। सॉरी बेटा, आज फिर देर हो गई। इसके बाद मैं उसके खाने और पानी की तरफ नजर डालता हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं उसे खाते हुए देख चुका था, तभी चैन से निकला था। फिर मैं उसे गोद में लेकर सोफा पर बैठ जाता हूँ। मैंने घर की बड़ी लाइट नहीं जलाई थी, घर में सिर्फ एक छोटी सेंसर लाइट जल रही थी जिसे मैंने खास तौर पर लगवाया था। मुझे हमेशा डर रहता था कि अगर मैं देर से घर लौटूं तो कहीं टिया चोप अंधेरे में डर न जाए। मैं धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरता रहता हूँ, लेकिन दिल में दबा हुआ दर्द अब और नहीं रुक पाता। जिस पर मैं उससे मन की बात करने लगता हूँ। टिया चौप, अब क्या करूं मैं वो रिंग खो चुका हूँ जो दादी ने मेरे लिए छोड़ी थी। मैं उसे संभाल नहीं पाया, हुआ आनंद को भी संभाल नहीं पाया, यहाँ तक कि माँ की छोड़ी हुई रिंग भी नहीं बचा पाया। मैं सच में बहुत बेकार इंसान हूँ। शायद टिया चोप मेरी उदासी फील कर लेता है, जिस पर वह धीरे से मेरा हाथ चाटने लगता है। मेरा मूड बेहद खराब था, इसलिए मैं बस लगातार उसके सिर पर हाथ फेरता रहता हूँ ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सकूं। टिया चौप, अच्छा हुआ तू मेरे साथ है, वरना मैं भी नहीं जानता कि यह सब कैसे सह पाता। इसके बाद मैं नहाने चला जाता हूँ, लेकिन नहाने के बाद भी मैं उसे घुमाने ले जाना नहीं भूलता। हम दोनों नीचे आते हैं और मैं पास की कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता हूँ, जिस पर मैं दुकान वाले से कहता हूँ, एक कैन लेमन ड्रिंक देना। मैं पेमेंट करने के लिए कोड स्कैन करने ही वाला होता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड चुप रहने के बाद फिर बोलता हूँ, एक मिनट कैंडी भी दे दीजिए। थैंक यू, आपको तकलीफ दी। दुकान से बाहर निकलने के बाद मैं ड्रिंक पॉकेट में रख लेता हूँ और डॉग लीश अपनी कलाई पर लपेट लेता हूँ। लेकिन तभी मुझे पुराने दिन याद आने लगते हैं। जब भी हुआ आनंद मुझे ये ड्रिंक पीते देखती थी, वह हमेशा क्यूरियस हो जाती थी और हर बार लड़ाई के बाद वह भौहें सिकोड़ कर एक घूंट पीती थी, फिर तुरंत मुंह बनाकर कहती थी, इतना खराब टेस्ट है इसका। जिस पर मैं उसकी शक्ल देखकर हंसी रोक नहीं पाता था। कई बार तो उसे किस करने का मन तक कर जाता था और तब वह शर्माते हुए कहती थी, क्योथान, तुम सच में बहुत बदमाश हो। यह सोचकर मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ और खुद को यादों से बाहर निकालता हूँ। अफसोस, अब यह सब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। घर लौटने के बाद मैं टिया चोप की लीश खोल देता हूँ, फिर फर्श पर पैर मोड़कर बैठ जाता हूँ और टीवी ऑन कर देता हूँ। टीवी पर मेरा फेवरेट शो चल रहा था, लेकिन आज मेरा ध्यान बिल्कुल भी वहां नहीं था। जिस पर मैं टिया चौप का सिर सहलाते हुए धीरे से कहता हूँ, टिया चौप, आगे चलकर मैं तेरे लिए एक नई माँ ढूंढ दूं क्या?
यह सुनकर वह 2 बार भौंकता है, जिस पर मैं हंस पड़ता हूँ। क्या हुआ? तुझे भी पसंद नहीं है? ठीक है, मुझे भी कोई दूसरा पसंद नहीं आएगा। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनकर जी लेंगे। आज सैटरडे था, इसलिए मुझे ऑफिस नहीं जाना था। सुबह सुबह उठकर मैंने पूरा घर साफ किया। इसके बाद ग्रुप चैट में लोकेशन भेजी और ये तुआन हाउ लोगों को हॉटपॉट खाने के लिए बुला लिया। सोचा हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो जाएगी और घर में थोड़ी रौनक भी आ जाएगी। मैं बाहर निकलते हुए टिया चोप से कहता हूँ, अच्छे बच्चे की तरह घर पर रहना, पापा तेरे लिए स्वादिष्ट खाना खरीद कर लाते हैं। हमारे रेजिडेंशियल एरिया के पास मार्केट भी था और शॉपिंग मॉल भी, जिस पर मैं रास्ते भर बड़बड़ाता हुआ चलता रहता हूँ। हुआ आनंद सच में पागल हो गई है। फालतू में मेरी कार से टकराने की क्या जरूरत थी? अब देखो हर जगह पैदल जाना पड़ रहा है, कितनी परेशानी है। लगता है नई कार खरीदनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए मैं ढेर सारे सामान के बैग्स उठाकर वापस घर पहुंचता हूँ, लेकिन जैसे ही सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता हूँ, मैं एकदम रुक जाता हूँ। वहां करीब 30 साल की एक महिला खड़ी थी और उसके पैरों के पास एक बड़ा कार्टन बॉक्स रखा हुआ था, जिस पर मैं हैरानी से बोल पड़ता हूँ, अरे मैनघूवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैनघूवी मेरे हाथों से कुछ बैग्स ले लेती है और मुस्कुराकर कहती है, कल मैं होम टाउन गई थी, छोटी मौसी ने कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आऊं। आज फुर्सत थी तो सीधा ले आई। जिस पर मैं फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलता हूं और कहता हूं, अंदर आइए। शू कैबिनेट में डिस्पोजेबल स्लीपर्स रखे हैं। मैनघूवी बॉक्स लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह शू कैबिनेट खोलती है, उसे एक महिला की इंडोर स्लीपर्स दिखाई देती हैं, जिस पर वह हैरान होकर पूछती है, यहाँ तो विमेन स्लीपर्स भी हैं, मैं इन्हें पहन लूं? मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नहीं उन्हें मत छूना, वरना टिया चोप फिर आपको काटने दौड़ पड़ेगा। अरे बाप रे! और जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है, टिया चोप कमरे से भागता हुआ बाहर आ जाता है, जिस पर मैनघूवी तुरंत घबरा जाती है। क्यूथान, अपने कुत्ते को संभालो, इतने साल हो गए फिर भी ये मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करता है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं इसकी भाभी नहीं, तुम्हारी कजन हूँ। उधर मैं किचन में सामान रखते हुए हंस पड़ता हूँ। टिया चोप इधर आओ, काटना नहीं है, गुड बॉय। सच कहें तो मैनघूवी एक फिटनेस कोच थी, लेकिन एक पेट डॉग से इतना डरना वाकई मजेदार लगता था। हालांकि उसकी भी अपनी वजह थी। 3 साल पहले नाना जी के फ्यूनरल में उसने मेरे कजन को बस हल्का सा धक्का दिया था और टिया चोप ने उसे सीधा काट लिया था, जिसकी वजह से उसे रैबिस इंजेक्शन तक लगवाना पड़ा था। जिस पर मैनघूवी फिर शिकायत करती है, ये बेवकूफ कुत्ता आखिर कब समझेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी कजन हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। फिर वह अचानक पूछती है, वैसे छोटी मौसी ने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, तुम्हारा क्या प्लान है? जरूरत पड़ी तो मैं भी साथ चलूंगी। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, आप सच में बहुत फ्री रहती हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने आपका कोई कर्ज लिया होगा। वह तुरंत जवाब देती है, तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर रखी है, अब मेरे कोई मेल फ्रेंड्स भी नहीं बचे, सबको लगता है कि मैं उन्हें फंसा लूंगी। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, लेकिन आपको तो ये सब एंजॉय करना अच्छा लगता है। तभी डोरबेल बजती है। मैनघूवी जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर ये तुआन हाओ खड़ा था, उसके हाथों में खाने के 2 बड़े बैग्स थे। वह हंसते हुए कहता है, हाय चिहुवी, आप भी यहाँ हैं? इसके बाद वह जूते उतारकर अंदर घुसता है और बैग्स नीचे रखकर सीधे टिया चॉप के पास भाग जाता है। टिया चॉप, मैं आ गया, मुझे याद किया था या नहीं? यह देखकर मैं हंसते हुए कहता हूँ, तू भी ना, खाली हाथ आता तो भी चलता, इतना सारा सामान क्यों लाया? जिस पर वह जवाब देता है, अरे खाने पर बुलाओ और मैं खाली हाथ आ जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे घूरकर पूछता हूँ, वैसे फोंगचिन कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? बस पहुंचने ही वाला होगा, ये तुआन हाओ जवाब देता है। फिर उसकी नजर मैनघूवी पर पड़ती है, जो उसके जूते कैबिनेट में रख रही थी। जिस पर वह थोड़ा शर्माते हुए कहता है, चिहुवी, आपको तकलीफ हुई? आपको मेरे जूते रखने की क्या जरूरत थी? वह मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी किचन में नाइफ धोने जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। इसके बाद ये तुआन हाओ की नजरें लगातार उसके पीछे जाती रहती हैं, जिस पर मैं उसे कोहनी मारकर कहता हूँ, अगर पसंद है तो जाकर कन्फेस कर दे, वैसे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन वह तुरंत सिर हिला देता है, नहीं छोड़ो, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे डर लगता है कि कहीं रिजेक्ट न कर दे। यह सुनकर मैं उसे अविश्वास से देखने लगता हूँ। तू और कॉन्फिडेंस की कमी? तुआन हाओ, मजाक मत कर। जो रोज मुझे बेकार के वीडियोस भेजता रहता है, वह आज शर्म की बातें कर रहा है। मेरी बात सुनते ही वह नजरें चुराने लगता है। कुछ देर बाद फोंगचिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच जाता है और अंदर आते ही हंसते हुए कहता है, नया घर हो और केक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नई जगह पर हर दिन तुम्हारी जिंदगी मीठी बनी रहे। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, थैंक यू, सब लोग बैठ जाओ। पूरा घर हंसी और शोर से भर जाता है। जब केक काटने का समय आता है तो ये तुआन हाओ अपना फोन निकाल लेता है। आओ आओ, पहले एक ग्रुप फोटो लेते हैं, फिर केक काटेंगे। सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं। 3, 2, 1, क्लिक। उसी समय दूसरी तरफ हुआ अनंत स्विमिंग करके बाहर निकलती है। वह अपना फोन उठाती है और तभी उसे हाकियो की भेजी हुई वीचैट स्क्रीनशॉट दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगता है। मैंने कहा, धत्त तेरे की, जिस डॉग थीफ की बात तुम कर रही हो, कहीं वो तुम्हारा वही मेल गॉड तो नहीं है? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, ये फोटो तो सच में काफी अच्छी आई है,
अब तो तुम्हारा काम तमाम है। तुम्हारे मेल गॉड ने तुम्हारे डॉग के लिए नई मॉम भी ढूंढ ली है। यह सुनकर शु आनान तुरंत अपनी सीट से उठती है और मेरे वीचैट मोमेंट्स को खोलकर देखने लगती है, लेकिन उसे वहां कोई पोस्ट दिखाई नहीं देती जिस पर वह मेरे बाकी दोनों सेक्रेटरीज के मोमेंट्स भी चेक करती है, और फिर उसे वही फोटो दिखाई देती है जो श्रेया क्यों ने उसे भेजी थी। इसके बाद शु आनान तुरंत अपनी दोस्त को कॉल लगाती है और पूछती है ये फोटो कहाँ से मिली, जिसके जवाब में सामने से आवाज आती है कि आओ चेन के वीचैट मोमेंट्स से। इतना सुनते ही कॉल कट जाती है, जिस पर श्रेया किया गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है बहुत बढ़िया मेल गॉड, तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वीचैट मोमेंट्स में भी मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कर ली। मेरा डॉग चुराना ही काफी नहीं था, अब उसे दूसरी औरत के साथ फोटो खिंचवाने भी ले गए। बस तुम इंतजार करो। इसके बाद शु आनान फिर एक और कॉल मिलाती है। उधर अपार्टमेंट में मेंग युवेई मेरी मदद करके सफाई खत्म कर चुकी होती है और जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह एक पल के लिए सन्न रह जाती है। जिस पर मेंग युवेई पूछती है हेलो, आप किससे मिलना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर जवाब देता है हेलो, क्या चियो चेन यहाँ रहते हैं? मैं आगे बढ़कर कहता हूँ हेलो, मैं ही चियो चेन हूँ, बताइए क्या बात है? जिस पर पुलिस ऑफिसर अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है हमें एक शिकायत मिली है, किसी ने रिपोर्ट की है कि आपने उसका डॉग चुरा लिया है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर बयान देना होगा। यह सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। उसी वक्त मेंग युवेई हैरान होकर मेरी तरफ देखती है और कहती है ब्रदर चेन, तुमने डॉग कब चुराया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये डॉग तो तुम्हारा अपना नहीं है क्या? लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पुलिस ऑफिसर से पूछता हूँ ऑफिसर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शिकायत करने वाली का सरनेम शू है क्या? जिस पर पुलिस ऑफिसर शांत स्वर में कहता है माफ कीजिए, हम शिकायतकर्ता की जानकारी नहीं बता सकते। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं ताकि मैं तैयारी करके आपके साथ चल सकूं? जिस पर वे लोग हामी भर देते हैं। इसके बाद मेंग युवेई आगे बढ़कर कहती है ऑफिसर, ये डॉग मेरे भाई ने कई सालों से पाला है। सिर्फ इसलिए कि किसी का डॉग खो गया वो इसे चोर नहीं बना सकता। आप लोग पहले जाइए, मैं इसके साथ गवाह के तौर पर आ जाऊंगी। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन डॉग को भी साथ लेकर आइए। दरवाजा बंद होने के बाद मेंग युवेई मेरी तरफ मुड़कर पूछती है क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस बुलाई है? मैं जवाब देता हूँ लगता तो यही है। जिस पर वह फिर पूछती है लेकिन ये डॉग तो तुम कॉलेज के समय से पाल रहे हो ना, फिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड क्यों कह रही है कि तुमने उसका डॉग चुराया है? मैं धीरे से कहता हूँ क्योंकि हम दोनों ने इसे साथ में पाला था, डॉग खरीदने के पैसे उसी ने दिए थे। यह सुनकर मेंग युवेई मेरे पीछे पीछे चलते हुए पूछती है तो ब्रेकअप के बाद तुम डॉग को साथ ले गए और उसे पता भी नहीं चला? जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ तुमने अभी नहीं सुना, मैंने डॉग चुराया था। यह सुनकर मेंग युवेई पूरी तरह स्पीलेस हो जाती है। फिर वह मुझे दिलासा देते हुए कहती है कोई बात नहीं, अगर उसे डॉग चाहिए तो वापस दे देना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा डॉग खरीद दूंगी। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता और डॉग को गोद में लेकर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। कार में बैठने के बाद मैं लगातार खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ। जिस पर मेंग युवेई उत्सुक होकर पूछती है ब्रदर चेन, क्या तुम्हारा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी भी कांटेक्ट है? मैं जवाब देता हूँ कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी। जिस पर वह हैरानी से कहती है ये कैसा जवाब हुआ, है तो है, नहीं तो नहीं। मैं बेबस होकर कहता हूँ क्योंकि वो अभी मेरी बॉस है। यह सुनते ही मेंग युवेई जोर से बोल पड़ती है व्हाट, तो उसने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए पुलिस बुलाई है? मैं खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता हूँ मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर शुआन शुआन के दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है, जहां मैं दूर से ही उस महिला को स्टेशन के सामने खड़े हुए देख लेता हूँ। उसे देखकर मेयो योवे धीरे से कहती है क्या वो वही है? सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी निर्दयी क्यों है? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ हाँ हाँ वही है। फिर मैं कहता हूँ सिस्टर युवेई, आप वापस चली जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्योंकि शु आनान मेंग युवेई को नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए उसका पॉजिटिवनेस हमेशा बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वह मेंग युवेई को देखकर और नाराज न हो जाए। लेकिन मेंग युवेई तुरंत मना कर देती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो मुझे अच्छी तरह डांटेंगे। जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ मेरी गोद में बैठा लाइटनिंग कुछ फील कर लेता है और बेचैन होकर उछलने लगता है। जिस पर मैं झुंझलाकर कहता हूँ अभी तो तूने उसे देखा भी नहीं और इतना एक्साइटेड हो गया। लाइटनिंग, तू सच में बड़ा बेवफा निकला। थोड़ी देर बाद तू अपनी मॉम के पास वापस चला जाएगा, फिर शायद कभी अपने डैड से नहीं मिल पाएगा। जब मैं और मेंग युवेई अंदर पहुंचते हैं तब शु आनान हमें देखते ही ठंडी हंसी हंसती है और सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर एक लॉयर पहले से उसके बगल में खड़ा होता है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मेंग युवेई का फोन बज उठता है। कॉल खत्म होने के बाद मैं उससे कहता हूँ आप काम पर जाइए, मैं बाद में टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। हालांकि मेंग युवेई जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास एक जरूरी क्लाइंट था जिसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया जा सकता था। जिस पर वह कहती है ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ आप इतनी चिंता मत कीजिए, जल्दी जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ।
लेकिन शुआनान की नजरों में यह सब कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ इतना दिख रहा था कि मैं किसी दूसरी महिला के साथ काफी करीब हूं, और यही बात उसके दिल को बुरी तरह चुभ रही थी। इसके बाद शुआनान अपने लॉयर की तरफ नजर घुमाती है, जिस पर लॉयर फाइलों का एक बड़ा ढेर मेरे सामने रख देता है। मिस्टर क्वियो, ये 6 साल पहले शू मैडम द्वारा डॉग खरीदने की रसीद है। साथ ही डॉग के गायब होने से पहले के सभी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। मैं लाइटनिंग के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित करे कि ये डॉग उसी का है? इस ब्रीड के सारे डॉग्स लगभग एक जैसे दिखते हैं। जिस पर लॉयर तुरंत कहता है, डॉग के आगे वाले दाहिने पंजे पर बर्न का एक निशान है, आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं। यह सुनकर पुलिस वाले भी डॉग के पंजे की जांच करते हैं, लेकिन मैं डॉग को टेबल पर रखते हुए कह देता हूँ, देखने की जरूरत नहीं है, डॉग उसी का है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। उस समय हम रिलेशनशिप में थे। डॉग भले ही उसने खरीदा था, लेकिन इसे हम दोनों ने मिलकर पाला था, इसलिए मेरा इसे साथ ले जाना चोरी नहीं कहलाता। असल में शुआनान को कभी पता ही नहीं चला कि 4 साल पहले मैं वापस अपार्टमेंट आया था। उस समय वह ब्रेकअप के दर्द में पूरी तरह डूबी हुई थी। ऊपर से डॉग भी गायब हो गया था, इसलिए वह सिर्फ डॉग को ढूंढने में लगी रही, और उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं वापस लौट चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद एक पुलिस ऑफिसर बोलता है, मिस्टर क्यूआओ, डॉग को शू मैडम ने खरीदा था। सिविल लॉ के अनुसार डॉग उन्हीं को वापस किया जाना चाहिए। मैं बिना कुछ कहे सिर हिला देता हूँ, जिस पर शुआनान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए कहती है, लाइटनिंग, इधर आओ, मॉम के पास आओ। जो डॉग अभी तक मेरे आसपास घूम रहा था, वह तुरंत दौड़कर शुआनान की गोद में चला जाता है। यह देखकर मैं बड़बड़ाता हूँ, सच में बड़ा बेवफा डॉग है, इतने साल पाला और एक पल में मुझे छोड़ दिया। इसके बाद मैं अपनी सीट से उठकर पूछता हूँ, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? जिस पर पुलिस ऑफिसर एक कागज आगे बढ़ाते हुए कहता है, पहले यहाँ साइन कर दीजिए। शुआनान भी लॉयर को इशारा करती है कि बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएं, और फिर मैं डॉग की तरफ एक बार भी देखे बिना वहां से जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। जिस पर शुआनान डॉग को गोद में लिए खड़ी होती है, लेकिन टिया चोप भी उठकर मेरे पीछे आने लगता है। फिर वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, रुको, पहले मेरा सामान वापस करो। मैं अपने कदम रोकता हूँ और हैरानी से उसकी तरफ मुड़कर पूछता हूँ, कौन सा सामान? क्या तुम्हें डॉग नहीं चाहिए था? डॉग तो मैंने वापस कर दिया, बाकी तुम्हारा क्या लिया है मैंने? जिस पर शुआनान अपने लाल होंठ भींचते हुए कहती है, डॉग लीश और उसके ऊपर लगा पेंडेंट भी, वो हमने साथ में बनाया था। क्या तुम उसे भी वापस नहीं करना चाहते? मैं थोड़ा असहाय होकर कहता हूँ, मैं भेज दूंगा तुम्हें, इतनी जल्दी किस बात की है? लेकिन वह तुरंत जवाब देती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलकर खुद ले लेती हूँ। यह कहकर वह डॉग को गोद में लिए मेरे आगे आगे चल देती है, जिस पर मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। बाहर पहुंचने के बाद भी मैं उसकी कार में नहीं बैठता और खुद टैक्सी लेकर अपार्टमेंट वापस आ जाता हूँ। लेकिन जब मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचता हूँ, तब देखता हूँ कि शुआनान पहले से ही फ्लावर बेड के पास खड़ी होती है। वहीं टिया चोप उसके पैरों के आसपास गोल गोल घूम रहा होता है। मैं उसे इग्नोर करके सीधे हॉलवे में चला जाता हूँ और एलिवेटर का इंतजार करने लगता हूँ, जिस पर शुआनान भी चुपचाप मेरे पीछे अंदर आ जाती है। एलिवेटर ऊपर जाने लगता है, लेकिन पूरे रास्ते हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहता। जब मैं डोर के सामने पहुंचकर फिंगरप्रिंट से लॉक खोलने वाला होता हूँ, तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई देती है, 4 साल पहले जब तुम अपार्टमेंट वापस आए थे, क्या तब तुम मुझसे पैचअप करना चाहते थे? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ, फिर शांत आवाज में कहता हूँ, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। लेकिन यह सुनते ही शुआनान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर मैं पीछे हटता जाता हूँ जब तक कि मेरी पीठ डोर से नहीं टकरा जाती। वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, सिर्फ गुजर रहे थे? चाओचेन, तुम्हारा मुंह आज भी पहले जैसा ही सख्त है। गुजर रहे थे? फिर एलिवेटर में ऊपर क्यों आए? गुजर रहे थे? फिर टिया चॉप को साथ क्यों ले गए? जब तुम डॉग को लेकर गए थे, तब क्या एक बार भी सोचा था कि मैं दुखी हो जाऊंगी, कि मेरा दिल टूट जाएगा? जिस पर मैं जानबूझकर शांत आवाज में कहता हूँ, लेकिन अब तो डॉग तुम्हें वापस मिल गया है। मेरे इस शांत जवाब को सुनकर शुआनान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और फिर बिना कुछ सोचे वह अचानक पंजों के बल खड़ी होकर मुझे किस कर देती है। उसके गर्म होंठ जैसे ही मेरे होंठों को छूते हैं, मैं उसे तुरंत दूर धकेल देना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ रुक जाते हैं। दिल में उठती उलझी हुई भावनाओं के बीच मेरा हाथ अनजाने में उसकी कमर पकड़ लेता है, और अगले ही पल मैं पैसिव रहने के बजाय किसका जवाब देने लगता हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूमती है, शुआनान, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही दुखी थी? अगर आज तुम खुद मेरे पास चली आई हो तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कुछ देर बाद शुआनान अचानक मेरे होंठ काट लेती है, जिस पर वह शर्म और गुस्से में कहती है, तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया? यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। यंग मिस, जरा ठीक से याद करो, शुरुआत आखिर किसने की थी? इसके बाद मैं उसे हल्का सा पीछे करता हूँ, डोर खोलता हूँ और सीधे अंदर चला जाता हूँ। मैं यह तक नहीं देखता कि वह बाहर खड़ी है या नहीं। अंदर जाते ही डोर जोर से बंद कर देता हूँ, जिस पर शुआनान बाहर खड़ी रह जाती है। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी मुझे देखती रहती है, फिर गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, चाओचेन, तुम सच में बहुत बुरे हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं बगल में खड़ा टिया चॉप अपने पंजों से डोर खुरचने लगता है, जिस पर शुआनान धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद डोर दोबारा खुलता है। मेरे हाथों में 2 बड़े बैग्स होते हैं। मैं उन्हें उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूँ, जो
सामान चाहिए था सब इसमें है, फूड भी है, टॉयज भी हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास नया सब कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन इन चीजों की इसे आदत पड़ चुकी है। जब ये नए घर का आदी हो जाए तब चाहो तो बदल देना। और ये वो क्लॉथ्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे, इन्हें भी धोकर रख दिया है। मैं कुछ पल रुककर आगे कहता हूँ, शू प्रेसिडेंट, सामान थोड़ा ज्यादा है, अगर चाहो तो ड्राइवर को बुला लो, अकेले शायद उठा नहीं पाओगी। यह कहते वक्त मेरी आवाज खुद ब खुद भारी हो जाती है। उधर शुआनान भी अंदर से टूट रही होती है। असल में वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह किस बात से लड़ रही थी। उसे शुरू से पता था कि डॉग उसी का है, लेकिन जब उसने मुझे किसी दूसरी महिला के साथ इतना करीब देखा तब उसके दिल में जलन और बेचैनी भर गई थी। इसलिए उसने यह सब सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए किया था। लेकिन अब उसे लगने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, सामान मिल गया ना, अब तुम जा सकती हो और आगे से मेरे घर मत आना। यह सुनकर जैसे ही मैं डोर बंद करने लगता हूँ, शुआनान अपना हाथ बीच में लगा देती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, छाओचन, क्या तुम्हें मेरे साथ इतना हिसाब बराबर करना जरूरी है? मैं ठंडी आवाज में जवाब देता हूँ, शुरुआत तुमने की थी। शुआनन, हमारी जो भी चीजें थीं सब मैंने लौटा दी हैं। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत मेरे घर से चली जाओ। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। छाओचन, मेरा वो मतलब नहीं था, पहले मेरी बात सुन लो। टिया चॉप भी मैं वापस नहीं लेना चाहती, उसे तुम रख लो, ठीक है? लेकिन मैं बिना भाव बदले कहता हूँ, शुआनान, मेरे घर से दूर रहो, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। यह सुनते ही शुआनान पूरी तरह टूट जाती है। वह सीधे डोर लॉक के पास जाती है और पुराना पासवर्ड डालने लगती है। एक पासवर्ड गलत, फिर दूसरा पासवर्ड गलत, फिर तीसरा भी गलत, लेकिन हर बार केवल एरर ही आता है, जिस पर उसका आखिरी सहारा भी टूट जाता है। वह नीचे बैठ जाती है, टिया चोप को सीने से लगाती है और रोने लगती है। इतने दिनों से जमा सारे गिले शिकवे और दर्द उसके आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगते हैं। काफी देर बाद जब वह थोड़ा शांत होती है तब लोगों को बुलाकर सामान उठवाती है और जाने लगती है। उधर मैं विंडो के पास खड़ा नीचे देख रहा होता हूँ। जब मैं उसे डॉग और सामान के साथ जाते हुए देख लेता हूँ तभी वापस लिविंग रूम में लौटता हूँ। लेकिन उसी समय शुआनान अचानक रुक जाती है। वह 8वीं मंजिल की विंडो की तरफ बहुत देर तक देखती रहती है। उधर मैं लिविंग रूम में डोर खोलता हूँ, देखता हूँ कि एक बैग अभी भी बाहर रखा होता है। मैं उसे अंदर उठाकर ले आता हूँ और डोर बंद कर देता हूँ। फिर थक कर सोफा पर बैठ जाता हूँ। कॉफी टेबल के नीचे वाले ड्रॉअर से एक लॉलीपॉप निकालता हूँ और मुंह में रख लेता हूँ, जिस पर उसकी मिठास धीरे धीरे पूरे मुंह में फैलने लगती है। उधर कार में बैठी शुआनन टिया चोप को गोद में लिए होती है। इतने दिनों बाद अपनी मॉम से मिलकर टिया चोप बहुत एक्साइटेड होता है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वह अपने डैड को खो चुका है, जिस पर शुआनन उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाती है, इतना खुश क्यों हो रहा है? तुम्हारे डैड नाराज हो गए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी तुम इतने खुश हो? अगर टिया चोप बोल सकता तो शायद कहता, मैं तो बस एक हैंडसम और शांत डॉग हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? इसके बाद शुआनान फोन निकालकर क्वियो चेन को मैसेज भेजती है, ब्रोदर चेन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज नाराज मत हो, मैं अभी टिया चोप को तुम्हारे डोर के बाहर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मैसेज भेजते ही स्क्रीन पर लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है, जिस पर शुआनआन पूरी तरह सन्न रह जाती है और अगले ही पल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ठीक है, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं उसकी बॉस भी तो हूँ। छाओचन, तुम्हारी हिम्मत तो आसमान छू रही है, तुमने अपनी बॉस को भी ब्लॉक कर दिया। गुस्से में वह टिया चॉप के गाल खींच देती है। फिर वह ऊपर पिन किए हुए वी चैट अकाउंट को खोलती है, जिसका निकनेम बेबी रखा हुआ होता है। ब्रदर चेन, आई एम सॉरी। लेकिन जैसे ही मैसेज भेजती है वहां भी लाल एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है, जिस पर शुआनआन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा आसमान टूटकर गिर गया हो। उधर ड्राइवर श्याओ सॉन्ग रियर व्यू मिरर से यह सब देख रहा होता है। वह हैरानी से पूछ बैठता है, शू प्रेसिडेंट, ये डॉग तो ब्रदर चेन के मोमेंट्स में था ना, फिर ये आपके पास कैसे आ गया? कहीं आपने ब्रदर चेन का डॉग चुरा तो नहीं लिया? जिस पर शुआनआन गुस्से से उसे घूरती है, चुप रहो, तुम इतना क्यों बोलते हो? बेचारा श्याओ सॉन्ग बिना वजह डांट खा जाता है। उधर शुआनआन के मन में बार बार वही बातें घूम रही होती हैं। उसने मुझसे ब्रेकअप किया और एक एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया, फिर चुपके से अपार्टमेंट वापस आया, डॉग भी ले गया और अब किसी दूसरी औरत के साथ इतना करीब हो गया। क्या चेन, तुम सबसे ज्यादा नफरत करने लायक इंसान हो। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन उस नफरत के पीछे कितना प्यार छिपा था शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वहीं मेरी तरफ पुलिस स्टेशन से टिया चोप को वापस करने और शुआनआन को ब्लॉक करने के बाद घर अचानक बहुत खाली खाली लगने लगता है। अब न टिया चोप मेरे आसपास घूमता है और न कोई शरारत करता है। पूरा घर पहले से कहीं ज्यादा शांत हो चुका होता है। टिया चोप के जाने के बाद मैं लगातार कई रातों तक सो नहीं पाता था। फिर मंडे को मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचता हूँ, हाथ में वीकली स्केड्यूल रिपोर्ट लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता हूँ। शू प्रेसिडेंट, यह इस हफ्ते का स्केड्यूल है, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं बाहर जाऊं? कुछ पल रुककर मैं आगे कहता हूँ, और हाँ, बाद में मुझे वीचैट से अनब्लॉक कर दीजिए। वर्क रिलेटेड बातों के लिए ग्रुप चैट ही काफी है, पर्सनल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है।
जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, पीछे से शुआनान की आवाज सुनाई देती है। टिया चॉप को हमने 4 साल तक साथ में पाला था। क्या तुम सच में उसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हो? जिस पर मैं अपने कदम नहीं रोकता, लेकिन दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। डॉग भले उसी ने खरीदा था, लेकिन पिछले 4 सालों से उसे खाना खिलाने वाला, उसका साथ निभाने वाला और उसकी देखभाल करने वाला मैं ही था। और 4 साल पहले जब मुझे मजबूर होकर उससे ब्रेकअप करना पड़ा था, उस दर्द की सच्चाई मैं आज तक उसे नहीं बता पाया था। अब उसने जबरदस्ती डॉग वापस ले लिया, वह भी ठीक था, लेकिन अब वही मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसे छोड़ सकता हूँ। यह सवाल सीधे मेरे दिल में चुभ गया। मैं बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर मैन ग्यूवेई मुझे देखते ही हाथ हिलाती है। डॉग चला गया ना, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ, नहीं, मुझे घर छोड़ दो, और रास्ते में मेरे लिए एक ब्लैक क्रो खरीदने का ऑर्डर भी कर देना। इसी दौरान मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी शुआनान पर पड़ती है। वह कार के अंदर बैठी होती है और लगातार हमारी तरफ देख रही होती है। समय ऐसे ही गुजरता है और देखते देखते फ्राइडे आ जाता है। उस दिन शुआनान मुझे फिर अपने ऑफिस में बुलाती है। हेडक्वार्टर्स में कुछ जरूरी काम है, मुझे 1 हफ्ते के लिए वहां जाना होगा। ये मेरे घर का एड्रेस है। हर दिन ऑफिस के बाद जाकर टिया चोप को वॉक करवा देना। मेरे होंठ मना करना चाहते थे, लेकिन दिल के अंदर मैं टिया चोप को बहुत मिस कर रहा था। इन दिनों लगभग हर रात मुझे एक ही सपना आता था, 4 साल पहले का वही ब्रेकअप। उस दिन जब मैंने बेरहमी से शुआनान से कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मुझे शू मैडम और शेन हैंग ने मजबूर किया था। उन्होंने भी मेरे माता पिता का छोड़ा हुआ घर अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही शुआनान के फ्यूचर को भी थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया था और मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं खुद उससे दूर हो जाऊं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी थी। इसी सोच में डूबा मैं अचानक वर्तमान में लौट आता हूँ। फिर गला साफ करके प्रोफेशनल टोन में कहता हूँ, जी एक्सयू प्रेसिडेंट, मैं अभी फ्लाइट टिकट बुक कर देता हूँ। उसके बाद मैं टिकट बुक करता हूँ और कंफर्म करता हूँ कि XUNN की फ्लाइट उड़ चुकी है। फिर मैं तुरंत टैक्सी लेकर विला एरिया की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही बटलर वांग दरवाजा खोलता है, टिया चॉप बिजली की तरह मेरी तरफ दौड़ता है और मेरे पैरों के आसपास घूमने लगता है। यह देखकर बटलर वांग मुस्कुराता है। टिया चॉप को वापस लाने के बाद से यह कई दिनों तक उदास रहा है। आज पहली बार इसे इतना खुश देखा है, जिस पर मैं भी उसके सिर पर हाथ फेर देता हूँ। लगातार 5 दिनों तक मैं रोज समय पर विला आता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ, और हर बार डिनर का टाइम भी हो जाता था, जिस पर बटरवांग मुझे रोक लेता था। इसलिए मैं अक्सर डिनर करके ही वापस घर लौटता था। फिर फ्राइडे नाइट को शुआनान अचानक वापस आ जाती है। मैं कुछ स्नैक्स लेकर विला पहुंचता हूँ। सोचता हूँ जल्दी से काम खत्म करके लौट जाऊंगा, लेकिन अंदर घुसते ही देखता हूँ कि शेन हैंग लिविंग रूम में बैठा होता है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह इस घर का मालिक हो। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर क्यो, आइए बैठकर थोड़ी बात करते हैं। आनन इन 4 सालों में, लेकिन मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डॉग को खाना खिलाने आया हूँ, काम खत्म होते ही चला जाऊंगा। यह कहकर मैं जानबूझकर टिया चॉप से भी दूरी बनाता हूँ और सीधे बाहर निकलने लगता हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि कल टिया चॉप का वैक्सीनेशन है, इसलिए मैं वापस मुड़ता हूँ। लेकिन तभी देखता हूँ कि शेन हैंग डॉग को लेकर लेक के किनारे जा रहा होता है। टिया चॉप का जन्म से ही पानी से डरता था। यह देखकर मुझे अजीब सा शक होता है, जिस पर मैं चुपचाप उसके पीछे चल देता हूँ, और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक ऐसा सीन आता है जिसने मेरा खून खौला दिया। शेन हैंग जानबूझकर लापरवाही का नाटक करता है और सीधे टिया चॉप को बर्फ जैसे ठंडे लेक में धक्का दे देता है। अप्रैल का पानी हड्डियां जमा देने वाला ठंडा था। मैं एक पल भी नहीं सोचता, तुरंत अपना कोट फेंकता हूँ और लेक में छलांग लगा देता हूँ। कुछ सेकंड बाद मैं कांपते हुए टिया चॉप को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलता हूँ। जैसे ही किनारे पहुंचता हूँ, मेरा गुस्सा फट पड़ता है। मैं मुट्ठी बांधकर सीधे शेन हैंग के चेहरे पर पंच मार देता हूँ। 4 साल पहले तुम लोगों ने मुझे एनआन से दूर कर दिया, और अब एक डॉग तक को नहीं छोड़ रहे। शेन हैंग भी पलटकर अटैक करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। मुझे उससे बहस करने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि टिया चोप बुरी तरह डर चुका था। मैं तुरंत उसे वेटेरिनरी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उसके सारे टेस्ट्स और ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही चैन की सांस लेता हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब मैं पूरी तरह भीगा हुआ अकेला घर लौटता हूँ। घर पहुंचकर मैं कोल्ड मेडिसिन ढूंढता हूँ, लेकिन पूरा घर छानने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। आखिरकार मुझे डिलीवरी ऑर्डर करनी पड़ती है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। मैं डोर खोलता हूँ, लेकिन बाहर डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि शुआनान खड़ी होती है। वह बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरे माथे पर रखती है, फिर गुस्से भरे स्वर में कहती है, लेक में कूदने से पहले प्रॉपर्टी मैनेजर को नहीं बुला सकते थे? हर बार हीरो बनने की क्या जरूरत होती है? मेरा शरीर पहले से ही खराब था, इसलिए मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं थके हुए स्वर में कहता हूँ, डॉग तुम्हारा था, मैंने उसे बचाया, फिर भी तुम नाराज हो? ये कैसी लॉजिक है? लेकिन वह मेरी बात इग्नोर करके सीधे अंदर चली जाती है। फिर उसकी नजर शू कैबिनेट में रखी विमेन्स स्लीपर्स पर पड़ती है, जिस पर वह कुछ पल रुक जाती है। फिर धीरे से पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है? मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वह मेरी चुप्पी को स्वीकारोक्ति समझ लेती है। हालांकि मेरी हालत देखकर वह आगे कुछ नहीं पूछती। इसके बजाय वह अपने साथ लाई मेडिसिन बॉक्स निकालती है और मेरी आंखों के सामने मुझे दवा खाने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद वह मेरे बगल में बैठती है और धीरे से कहती है, विला की सारी CCTV फुटेज मैंने देख ली है। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ और जानबूझकर उसके दिल
दिल पर वार करता हूँ। तो शिव प्रेसिडेंट यहाँ अपने फियंस का हिसाब चुकाने आई हैं? यह सुनते ही वह तुरंत जवाब देती है, वह एंगेजमेंट सिर्फ मेरी मदर की बनाई हुई थी। मैंने कभी शेन हैंग से शादी करने के लिए हामी नहीं भरी। फिर वह मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, और 4 साल पहले तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी पूरी सच्चाई भी मैंने पता लगा ली है। यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूँ। लेकिन अगले ही पल वह अचानक मेरे करीब आ जाती है और मेरे होंठ पर हल्का सा काट लेती है। स्थिति से बचने के लिए मैं तुरंत मैन ग्यूवेई को कॉल लगा देता हूँ। दी, मुझे बुखार है, क्या आप आकर मेरी देखभाल कर सकती हैं? यह सुनते ही शिव आन आन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगती है। जब वह देखती है कि मैं उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता, तो आखिरकार वहां से जाने का फैसला करती है। लेकिन एलिवेटर के पास उसकी मुलाकात मैंग यूवेई से हो जाती है। मैंग यूवेई उसे इग्नोर करके सीधे अंदर चली जाती है और बड़बड़ाती रहती है, फिर से बुखार हो गया, जरूर रात को फिर चादर लात मारकर सोया होगा। यह सुनकर शू अन अन के दिल में और ज्यादा दर्द भर जाता है। उधर विला वापस लौटने के बाद वह अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान शू मैडम का फोन आता है। वह पहले की तरह फिर शेन हैंग से शादी करने का दबाव बनाने लगती है, जिस पर शू आन आन गुस्से में जवाब देती है, 4 साल पहले आपने इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके उसे मुझसे दूर किया था। अब मेरी शादी के फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं है, और शेन हैंग ने टिया चॉप के साथ जो किया है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उधर मैं सोफा पर बैठकर टीवी देख रहा होता हूँ, लेकिन अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। हमारे बीच सिर्फ गलतफहमियां नहीं थीं, बीच में शिव फैमिली की ताकत, एक कंट्रोल फ्रीक एल्डर और शेन हैंग जैसा खतरनाक इंसान भी खड़ा था। वहीं टिया चोप अभी भी वेटनरी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन पर था। अब सवाल सिर्फ एक था, मैं और शिव अनान आखिर आगे क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ फिर से कदम बढ़ाएंगे या फिर पहले की तरह एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे?